अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है खौफनाक नावल दरख्शां नेक्स्ट एपिसोड। दूसरी सुबह में चहलकदमी के इरादे से निकला तो कैलाश भी मेरे साथ था। हमारे दरमियान बोगा के मुतल्लिक गुफ्तगू हो रही थी। उसका ख्याल था कि बोगा के मैदान में आ जाने के बाद हमारी मुश्किलात बढ़ जाएंगी, इसलिए कि पहली मुलाकात में उसने हमारी असलियत को हमारे सामने बेनकाब कर दिया था। लेकिन मैं कैलाश की राय से मुत्तफिक नहीं था। मैंने बोगा को जारिया के हवाले से बावर कराने की कोशिश की थी कि अगर उसकी बेचैन रूह ने मुझसे अहद ना किया होता तो मैं सुबुरा मकाला और उसके दरमियान आने की कोशिश कभी ना करता और बोगा को गार की कैद से निजात न मिलती। ये भी मुमकिन था कि वो गार जहां समोरा ने उसे कबीले वालों की निगाहों से रूपोश रखा था उसका मकबरा ही साबित होता। इस ख्याल के पेश नज़र मुझे यकीन था कि बोगा की पॉलिसी हमारे सिलसिले में नरम रहेगी। अलबत्ता इस बात का अंदाज़ा मैंने पहली ही नज़र में लगा लिया था कि समोरा के मुकाबले में बोगा बहुत ज़्यादा ताकतवर, नहायत चालाक और दूरअंदेश वाक़ हुआ है। मेरा ख्याल है कि हमें पहली फुर्सत में और अफीना की सरहदों से दूर निकल जाना चाहिए। जानबूझकर नामुसाइद हालात के दरमियान घिरे रहने पर कोई अहमक ही आमादा हो सकता है। मैंने कैलाश को जवाब दिया, क्या तुम बता सकते हो कि इस कबीले की सरहदें कहाँ तक फैली हुई हैं? क्यों ना हम आज इस जमन में छानबीन करें। कैलाश बोला, मेरा मकसद है कि अगर हम रोज़ाना एक सिमत का दूर दराज के इलाके का जायज़ा लें तो क्या अजब है कि यहाँ से फ़रार होने की कोई सूरत निकल आए। ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन सोच लो समोरा की तरह बोगा ने भी अपने मखसूस आदमियों को हमारी नकलो हरकत की निगरानी पर ज़रूर मामूर किया होगा। लेकिन उसने ये भी कहा है कि जजीरे पर हमारी हैसियत मेहमानों जैसी होगी। ठीक है, आज हम झील वाली सिमतें चलती हैं। मैंने कैलाश की बात से बादल खास्ता इत्तफाक करते हुए कहा। फिर हमने अपना रुख झील की जानिब कर लिया जो हमारी रहायशगाह से तकरीबन 6 मील दूर थी। इस वक्त जजीरे पर सुबह को वो मंजर बेहद हसीन और सुहाना था। मुकामी लोग चूंकि रातों को देर तक जागते रहने के आदी थे, इसलिए अभी तक ख्वाब खरगोश में मुब्तला थे। लेकिन कुदरती मनाजिर पूरी तरह बेदार नजर आ रहे थे। साहली इलाका होने के बावजूद वहाँ ज़रूरत से कुछ ज़्यादा हरियाली थी और परिंदे अपनी ज़ुबान में कुदरत की सनाई का नगमा आलाप रहे थे। हम उन कुदरती मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए बहुत दूर तक निकल गए। झील से हमारा फासला जब बमुश्किल 1 मील रह गया तो मैंने कैलाश को रोकते हुए कहा, क्या ये मुनासिब ना होगा कि हम झील के किनारे जाने के बजाय किसी बुलंद दरख्त पर चढ़कर हालात का जायज़ा लेने की कोशिश करें? क्यों, क्या साहिल पर हमारे लिए कोई ख़तरा मौजूद होगा? समझने की कोशिश करो मेरे दोस्त। समोरा ने हमें ख़ास तौर पर पहाड़ियों की तरफ जाने से मना किया था और मुझे यकीन है कि हम जिस झील की जानिब कदम बढ़ा रहे हैं वो उन पहाड़ियों से नज़दीक तरीन है। ऐसी सूरत में कुछ मुकामी लोग उस हिस्से की निगरानी पर ज़रूर मामूर होंगे। मैं यही देखना चाहता हूँ। क्या मतलब? मेरा ख्याल है कि हमें किसी न किसी तरह उन पहाड़ियों की तरफ सफ़र ज़रूर करना चाहिए। कैलाश ने दोबारा कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा दिल गवाही देता है कि उन पहाड़ियों पर पहुंच जाने के बाद हमें मुहज़्ज़ब दुनिया की तरफ वापसी का रास्ता तलाश करने में ज़रूर कामयाबी होगी। क्या तुम अपना रिवॉल्वर साथ लाए हो? क्यों, तुम्हें इस वक्त अचानक रिवॉल्वर का ख्याल क्यों आ गया? खतरे की सूरत में हालात से निमटने के लिए हमारे पास रिवॉल्वर की मौजूदगी ज़रूरी है। ये तुम्हारा वहम है जमाल, कैलाश ने संजीदगी से कहा। तुम गालिबन साहली इलाकों पर बसने वाले जंगली कबाइल के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं रखते। ये ऊपर से जिस कदर कभी तनोमंद और जफाकश नजर आती हैं, अंदर से उतना ही बुज़दिल, कम हिम्मत और आराम तलब होती हैं। मैदान में दुश्मन के सामने आकर उनसे मुकाबला करने के बजाय ये लोग पुश्त से छुपकर हमले करने को ज़्यादा तरजीह देती हैं। और एक ख़ास बात यह है कि ये लोग कभी भी तन्हा शिकार की तलाश में नहीं घूमते। जत्थे की सूरत में जंगली जानवरों जैसे अंदाज में घनी झाड़ियों के दरमियान सफ़र करने के आदी होते हैं। क्या तुमने पहले कभी किसी साहली इलाके का सफ़र किया है? नहीं, लेकिन तुम जानते हो कि मुझे कॉलेज के ज़माने में भी मालूमाती और मुहिमाती किस्म की किताबें पढ़ने का बेहद शौक़ रहा है। मैंने ऐसी बेशुमार किताबों का मुतालिया किया है जो अफ्रीकी पस मंज़र में जंगली और वहशी कबाइल से मुतल्लिक लिखी गई हैं। मुझे अपने दुश्मनों के मुकाबले में जेकब की हमाकतों से ज़्यादा खतरा लायक है। कोई ख़ास बात? क्यों, क्या तुमने जेकब की इस हमाकत को महसूस नहीं किया कि पहली ही मुलाकात में वो बोगा के सामने अपने मजहबी ख्यालात का बुलंदा लेकर बैठ गया और किस कदर दलेरी से इकरार कर बैठा कि उरू का नायाब मुजस्मा उसी ने समोरा की रहाशगाह से चोरी किया था? तुम उसकी आदत से वाकिफ़ हो, कैलाश ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मजहबी मामलात में वो जुनून की हद तक अंधी तकलीद का आदी है और ऐसे किसी मामले में भी उससे दानिशमंदी की तवक्को नहीं की जा सकती। समोरा की बात और थी मेरे दोस्त, लेकिन तुमने बोगा की गुफ्तगू पर गौर नहीं किया। मज़हब के मामले में वो जेकब से ज़्यादा ठोस और अटल कीदों का मालिक नजर आता है। मैं तुम्हारा मकसद नहीं समझा। मतलब साफ है, मैंने वजाहत की। जेकब के जहन में यह कीड़ा रोज़ अव्वल से कुल बुला रहा है कि वो मुकामी लोगों को किसी तरह भी अपना हम ख्याल बना ले और उन्हें ईसाई बनाने में कामयाब हो जाए। नजीबुल तरफ़ैन पादरी होने के नाते मैं मानता हूँ कि उसके अंदर बेपनाह तबलीगी सलाहियतें मौजूद हैं जिनका मुशाहिदा हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन मौजूदा हालात हमारी मुहज़्ज़ब दुनिया की ज़िद हैं। यहाँ इंसानी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं समझी जाती। क्या तुम जेकब की उस हरकत को दानिशमंदाना कह सकती हो?
कि उसने हमें बताए बगैर उरू के मुकद्दस मुजस्मे को निहायत दिलेरी से पार कर दिया। मेरा ख्याल है कि वो अब भी इसी फिक्र में है कि किसी तरह उरू के बाकी मुजस्मों को नीस्तो नाबूद कर दे और कबीले के लोगों को बता सके कि वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो गलत है। जेकब ने एक दो बार निहायत संजीदगी से कहा भी है कि वो तीनों मुजस्मे उसके रास्ते की तीन बड़ी और अहम रुकावटें हैं, जिन्हें ख़त्म करने के बाद वो अपने मिशन में बड़ी कामयाबी से कामयाब हो जाने के ख्वाब देख रहा है। मेरा ख्याल है कि अगर बोगा को ज़रा भी शुबा हो गया कि जेकब उसके देवताओं के बारे में क्या सोच रहा है, तो शायद वह हमारे साथ किसी नरमी का बर्ताव नहीं करेगा। जमाल, कैलाश ने पूछा, क्या यह दुरुस्त है कि तुमने बोगा को कैद से रिहाई दिलाई है? हाँ, मैंने खुद को संभालते हुए मोहतात लहजे में कहा। जारिया की रूह ने एक रात ख्वाब में मुझे एक लालच दिया था। क्या मतलब? उसने कहा था कि अगर मैं किसी तरह बोगा को रिहाई दिला दूं तो वो दरख्शां तक मेरी रहनुमाई कर सकती है। दरख्शां को पा लेने की खुशी ने मुझे दीवाना कर दिया। चुनाचे मैंने पहली फुर्सत में जीनी की पुरस्कार रूह से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और जीनी ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। क्या तुम उस मुकाम तक जा चुके हो जहां बोगा को कैद रखा गया था? मेरा ख्याल है उस वक्त जीनी की पुरस्कार कुव्वत ही मेरी रहनुमाई कर रही थी, मैंने खोए खोए लहजे में कहा। मुझे याद है कि वो एक पुरपेच रास्ता था जिससे गुजरकर मैं बोगा तक पहुंचने में कामयाब हुआ। मैंने उसे आज़ाद किया और फिर दूसरी सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर मौजूद था। तुम अगर कोशिश करो तो क्या उस रास्ते को दोबारा तलाश कर सकते हो? मेरा ख्याल है कि ऐसा मुमकिन ना होगा, मैंने उलझे उलझे अंदाज में जवाब दिया। फिर जल्दी से गुफ्तगू का रुख बदलते हुए बोला, कैलाश मेरे अजीज़ दोस्त, क्या तुम यकीन करोगे कि वो जीनी ही की पुरस्कार कुव्वत थी जिसने समोरा को सागू के मुकाबले में जीत से हमकनार किया था? जिस वक्त सागू समोरा के सीने पर चढ़ा उसे शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर कर रहा था, उस वक्त जीनी ने अचानक नमूदार होकर अपनी पलकों के एक इशारे से सागू को हवा में उछाल दिया। उसके बाद क्या हुआ ये तुम अपनी आंखों से देख चुके हो। क्या बूढ़े सोकारू की मौत में भी जीनी का हादसा मिले? हाँ, जीनी ने उस धुंध की दीवार को दरमियान से हटा दिया था जो उसके मकालो और कार्डोबा के दरमियान जादू और कालेलम के जोर से कायम थी, मैंने संजीदगी से कहा। धुंध दूर होते ही कार्डोबा की पुरस्कारू ने नाक की सूरत में आकर सोकारू को डस लिया। आई सी, कैलाश ने कुछ सोचते हुए कहा। वो यकीनन स्नेक पॉइजन ही था जिसने सोकारू का जहन पलट दिया था। अगर ऐसा न होता तो वो इतनी आसानी से खुद को मौत की दहकती आग में बतौर ईंधन कभी ना झोंकता। 1 मिनट, क्या तुम मुझे बताओगे कि कार्डोबा ने मकाला को क्यों बख्श दिया, जबकि रवायत के मुताबिक मकाला और उसके आदमियों ही ने कार्डोबा को जंगल में तलाश करके मौत के घाट उतार दिया था? मुझे इस नुक्ते पर खुद भी ताजुब हुआ था, मगर शायद देवताओं को यही मंजूर हो कि मकाला की इबरतनाक मौत का काम बोगा के हाथों अंजाम को पहुंचे। जीनी ने तुम्हें क्या बताया? बूढ़े जादूगर की मौत के बाद वो मेरी निगाहों से ओझल हो गई थी और अब शायद दोबारा कभी नजर न आए। तुम ये बात इतने यकीन से किस तरह कह रहे हो? क्या? कैलाश ने चौंकते हुए सवाल किया। क्या तुमने बोगा को यह कहते नहीं सुना कि जीनी के सिलसिले में वो कुछ मालूम करने में नाकाम रहा है? उसका भी यही ख्याल है कि जीनी की पुरस्कारू अपना इंतकाम पूरा करने के बाद आसमानों के सिमत परवाज कर गई होगी। गोया अब हम एक ताकत की नादीदा इमदाद से महरूम हो चुके हैं। शायद बोगा ने गालिबन इसीलिए तुम्हें हमारे मुकाबले में ज़्यादा दिलचस्प और दूर अंदेश करार दिया है, मगर उसने यह भी कहा था कि वह बहुत जल्द तुमसे मुलाकात करके ये बताएगा कि पुरस्कार कुव्वतों का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। क्या तुम इस जुमले की वजाहत कर सकोगे? इसका जवाब तो बोगा ही दे सकता है, मैंने जल्दी से कहा, फिर कुछ सोचकर बोला। हो सकता है कि बोगा अपनी लाजवाल कुव्वतों का मुजाहरा करके हमें मरूब करने का मंसूबा बना रहा हो, और यह भी मुमकिन है कि वह जुमला उसने महज हमें खौफजदा करने के लिए यूं ही कह दिया हो। बोगा ने एक और बात पर भी खासा जोर दिया था, कैलाश ने संजीदगी से पुरख्याल अंदाज में कहा। वो क्या? मैंने वजाहत तलब की। उसने कहा था कि औरोफीना कबीले की हदूद तक देवताओं ने हमारी कामयाबी की जमानत दी है। उसके आगे क्या होगा ये बात खुद बोगा को भी मालूम नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बोगा उन हालात से भी बाखबर है जो हमें आइंदा पेश आने वाले हैं, और किसी खास मसलहत की बिना पर उसने वो बातें हमें बताना मुनासिब नहीं समझी। हम जिस पुरस्कार सरजमीन पर सांस ले रहे हैं वहाँ हर पहलू मुमकिन हो सकता है, मैंने एक सरदाह भरकर जवाब दिया। हो सकता है कि तुमने बोगा के सिलसिले में जो नतीजा खस किया है वो 100% दुरुस्त ही हो, लेकिन ज़रा सोचो, क्या हम बोगा को ज़ुबान खोलने पर मजबूर कर सकते हैं? कैलाश ने मेरे सवाल के जवाब में कुछ कहना चाहा, मगर फिर अपना इरादा मुलतवी करके होंठ चबाने लगा। हम अब टहलते टहलते झील के करीब उगी हुई खुदरो झाड़ियों के करीब पहुंच गए। यहाँ से भूरी पहाड़ियों का फासला बमुश्किल 3 मील नजर आ रहा था। मुझे इस वक्त अपनी दूरबीन साथ ना लाने का बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ। दूरबीन होती तो हम इस भूरी पहाड़ी का नज़ारा ज़्यादा बेहतर तौर पर कर सकते थे, जो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सतह समुंदर से तकरीबन 200-250 फुट बुलंद और खासी वसी और ईज नजर आ रही थी। इसके किनारों को काटकर इस तरह हमवार किया गया था कि दूर से वह छज्जे की मानंद नजर आते थे। भूरी पहाड़ियों पर एक तरफ सूरज के रुख पर किसी कदीम इमारत के खंडरात भी नजर आ रहे थे। ये इमारत रंगीन पत्थरों और बड़ी बड़ी चट्टानों से तामीर की गई थी, लेकिन किसी जल्जले या ज़बरदस्त धमाके की वजह से मुनदिम होकर अजीबोगरीब जिन्नाती शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। जमाल, कैलाश ने झाड़ियों के करीब रुकते हुए कहा,
क्या तुम उस इमारत को देख रहे हो? अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो भूरी पहाड़ियों पर कोई कदीम शहर आबाद था जो किसी बड़े तूफान की वजह से गर्क-आब हो गया, लेकिन उसके निशानात खंडरात की सूरत में अभी तक मौजूद हैं। हो सकता है इसी वजह से सुमोरा ने हमें इस तरफ जाने से मना किया हो। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। मैंने एक अनजानी मुसरत से हाथ उठाकर एक सिमत इशारा करते हुए कहा, वो देखो, उस तरफ किसी बहुत बड़े फाटक के बहुत सीधा सतून और दीवारें भी दिखाई दे रही हैं। हम दोनों उन जिन्नाती खंडरात के बारे में तबादला ख्याल करते रहे। हम इस बात पर भी हैरत थी कि झील के करीब जाने का बज़ाहिर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। खुदरो और खारदार बुलंद झाड़ियों ने आगे जाने के रास्ते रोक रखे थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। तकरीबन 1 घंटे की तगदो के बाद हम एक ऐसी पगडंडी तलाश करने में कामयाब हो गए जो झाड़ियों के दरमियान से बल खाती नीचे झील तक चली गई थी। यहाँ झाड़ियों को काटकर एक मुख्तसर रास्ता बनाया गया था जिससे एक वक्त में महज एक आदमी गुजर सकता था। हम इस रास्ते से गुजरकर नीचे पहुंचे तो हमारी खुशियों का कोई ठिकाना न रहा। पगडंडी के इख्तिताम पर बांस और सिरकियों का छप्पर बना हुआ था जो 3 तरफ से जंगली बेलों और झाड़ियों से ढका हुआ था। छप्पर के नीचे एक चबूतरा मौजूद था और इसके साथ ही मोटी मोटी रस्सियों से बंधी 2 कश्तियां नजर आ रही थीं। मुझे फौरी तौर पर याद आया कि मकाला के मखसूस साथियों की गुमशुदगी के मौका पर सुमुरा ने एक बार डोंगों यानी कश्तियों का जिक्र किया था। इस वक्त झील में डगमगाती इन कश्तियों को देखकर हमें जिस मुसरत का एहसास हुआ उसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो कश्तियां हमारे लिए कारून के खजाने से कम न हो। मेरा दिल चाहा कि इसी वक्त एक कश्ती लेकर फौरी तौर पर भूरी पहाड़ी की जानिब रवाना हो जाऊं। जाने क्यों मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। मुझे यूं लग रहा था जैसे भूरी पहाड़ी के खंडरात से दरख्शां की आवाज़ मुझे अपनी जानिब बुला रही हो। मेरे जिस्म में मुसरत की लहर दौड़ गई, लेकिन पेशतर इसके कि मैं कैलाश से अपनी ख्वाहिश का इजहार करता, अकब से उभरने वाली कदमों की आहट ने हमें अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। हमने तेजी से पलट कर देखा। 4 तनोमंद सियाफाम वैशी अब हमारी जानिब नेज़े उठाए खड़े इंतहाई नफरत और गुस्से से हमें घूर रहे थे। समोरा उनके आगे खड़ा था और उसके तेवर अपने साथियों के मुकाबले में ज़्यादा खतरनाक नजर आ रहे थे। एक लम्हे को मुझे यूं लगा जैसे मौत हमारे सरों पर मंडला रही हो और सियाफाम वैशियों के नेज़े उनके मशाक हाथों से निकलकर पल भर में हम दोनों की ज़िंदगी का सफाया कर देंगे। लेकिन फिर रबीक की मौजूदगी के ख्याल ने मुझे कुव्वत बख्शी। मैंने खुद को संभालते हुए समोरा से कहा, मुकद्दस बोग्गा ने हमें यकीन दिलाया था कि कबीले की हदूद के अंदर हमारी हैसियत मोअज़्ज़ज़ मेहमानों जैसी होगी, लेकिन तुम, क्या मैं दरियाफ्त कर सकता हूँ कि तुम्हारे साथियों ने हमारे ऊपर नेज़े किस लिए तान रखे हैं? बोग्गा का कहा अटल होता है, मगर क्या तुम भूल गए कि हमारे दरमियान कोई अहद भी हुआ था? समोरा के लहजे में हकारत और नफरत का मिला जुला एहसास झलक रहा था। याद है हमें, मैंने बेपरवाही का मुजाहरा करते हुए संजीदगी से जवाब दिया। तुमने हमें भूरी पहाड़ियों से दूर रहने की ताकीद की थी। फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सैर सपाटा, इस बार मेरी बजाय कैलाश ने कहा। वैसे क्या तुम मुझे बताओगे कि ये डोंगे यहाँ किस मकसद से मौजूद हैं? मेरे साथ वापस चलो। समोरा ने तहकमाना अंदाज इख्तियार किया, फिर वापस पलट गया। हमारे लिए क्या हुक्म है? सियाफाम वैशियों में से एक ने हमें बदस्तूर कहर आलूद नज़रों से घूरते हुए समोरा से सवाल किया। तुम अपनी अपनी जगह मोहतात रहो। और समोरा एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर फैसला कुन आवाज़ में बोला, हमारे मखसूस आदमियों के अलावा अगर कोई दूसरा दोबारा इधर आने की कोशिश करे तो तुम हमें इतला देने की जहमत नहीं करोगे। सरदार का हुक्म है कि तुम्हारे नेज़े डोंगों की तरफ जाने वालों का जिस्म छेद कर रख दें। मैंने और कैलाश ने एक दूसरे को वजाहत तलब नज़रों से देखा। फिर हम समोरा के इशारे पर उसके पीछे पीछे कदम उठाते झाड़ियों की दूसरी जानिब आए। मुझे इस बात का अंदाज़ा लगाने में कोई दुश्वारी नहीं पेश आई कि झील की निगरानी पर तैनात अफराद बहुत देर से हमारी नकलो हरकत का जायजा ले रहे थे। फिर उन्हीं में से किसी ने बोगा तक खबर पहुंचा दी और समोरा को सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने के लिए भेजा गया। खासी देर तक हम खामोशी से वापसी के रास्ते पर चलते रहे। फिर समोरा एक मोड़ पर रुककर बड़े सर्द लहजे में बोला, बोगा का हुक्म है कि तुम दोबारा झील के करीब जाने की हमाकत नहीं करोगे। दूसरी सूरत में तुम्हारा अंजाम तुम्हारी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा भयानक और अजियतनाक होगा। मैं सरदार का हुक्म तुम्हारी ज़ुबानी सुन चुका हूँ। मैंने समोरा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये डोंगे तुम्हारे किस काम आते हैं? मुझे याद है कि बोगा ने कहा था कि आज तक उसके किसी आदमी ने भूरी पहाड़ी पर कदम नहीं रखा। सरदार ने गलत नहीं कहा, समोरा बोला। कबीले का कोई आदमी उन पहाड़ियों के सिमत जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुमने अपने आदमियों से कहा था कि मखसूस लोगों के अलावा। मैंने ठीक कहा था। समोरा ने इस बार कदरे नरम लहजे में जवाब दिया। सिर्फ हमारे मखसूस लोग ही उन डोंगों को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो देवताओं के लिए चढ़ावा लेकर इन कश्तियों के जरिए भूरी पहाड़ी तक जाते हैं और फल और खाना वगैरह किनारे वाली चट्टान पर रखकर वापस आ जाते हैं। उस चट्टान से आगे आज तक किसी ने कदम नहीं रखा। तुम गालिबन मुकद्दस औरिगा की बात कर रहे हो? मैंने अपने बढ़ते हुए तजस्सुस के पेश नज़र पूछा। तुम्हारा ख्याल गलत है। मुकद्दस औरिगा को किसी खुराक की ज़रूरत नहीं, वो किस्मतों का मालिक है। वही हमें सब कुछ देता है। फिर तुम चढ़ावे किसके लिए ले जाते हो? कैलाश ने हैरत से पूछा। उरूस ताज के लिए।
समोरा ने वजाहत की। हम छोटे छोटे देवताओं की रूहों को इसी नाम से याद करते हैं। हैरत है, मैं रवानी में कह गया। मुकद्दस औरिगा अगर तुम्हारे लिए सब कुछ फराम करता है तो क्या छोटे छोटे देवताओं के लिए फल और खाने फराम नहीं कर सकता? क्या उसे अपने देवताओं से ज़्यादा तुम लोगों का ख्याल है? और उसने छोटे छोटे देवताओं को तुम्हारे रहमो करम। बराए मेहरबानी अपनी ज़ुबान बंद कर लो। सुमूरा के तेवर दोबारा खतरनाक हो गए। मुझे घूरते हुए बोला, अपनी रिहाइशगाह की जानिब वापस लौट जाओ और भूल जाओ कि तुमने अपनी ज़ुबान से उरूस अतास के बारे में कोई गुस्ताखी की थी। तुम हमारी बात, कैलाश ने बात बनाना चाहिए। नहीं। सुमूरा यकलख्त गज़बनाक हो गया। तुम अब कोई वजाहत नहीं करोगे। जिंदगी चाहते हो तो खामोशी से मेरी निगाहों के सामने से दूर हो जाओ। बाकी बातें सरदार खुद समझा देगा। सुमूरा की खौफनाक निगाहों से नफरत के शोले निकल रहे थे। हमने उसे मजीद छेड़ना मुनासिब नहीं समझा और अपनी रिहाइशगाह की सिमत तेज तेज कदम बढ़ाने लगे। रास्ते में हम दोनों खामोश रहे। शायद हम दोनों के जहनों में एक ही ख्याल गूंज रहा था कि अगर हम किसी तरह भूरी पहाड़ियों तक पहुंच जाएं तो न सिर्फ यह कि वैश्यों के शर और फसाद से महफूज रह सकते हैं, बल्कि मुहज़्ज़ब दुनिया की जानिब वापसी का कोई रास्ता भी मिल सकता है। कदम मारते हमने 6 मील का रास्ता तय किया। वापस घर पहुंचे तो जेकब को बेचैनी के आलम में बाहर अहाते में टहलते देखा। मेरा टॉमी भी उसके साथ मौजूद था। अहाते में एक दरख्त के तने के करीब खोदे हुए फर्श पर मिट्टी पर निहायत आराम से लेटा वह जेकब को यूं देख रहा था जैसे उसकी बेचैनी का सबब जानने की कोशिश कर रहा हो। हम करीब पहुंचे तो टॉमी हंस आदत मेरे करीब आकर मस्ती में उछलने कूदने लगा। मैंने उलझे हुए हालात के पेश नज़र उसे घूर कर देखा तो वह दुम दबा कर चला गया। क्या बात है जेकब? कैलाश ने पूछा। ये तुम्हारी शक्ल पर सुबह सुबह क्यों 12 बज रहे हैं? इसलिए कि सवाल का वक्त करीब आ चुका है, जेकब ने तेजी से जवाब दिया। अभी कुछ देर पेशतर बोगा यहाँ आया था। बोगा आया था? हम एक साथ ही चौंके। क्यों? क्या बोगा किसी जलजले या तूफान का नाम है जिससे सुनकर तुम दोनों के चेहरों पर वहशतें तारी हो गईं? किस मकसद से आया था वो? कैलाश ने पूछा। कल शाम बोगा के हामी बड़ी पूजा और कुर्बानी का एहतमाम कर रहे हैं, जेकब ने संजीदगी से हाथ मलते हुए कहा। वह तुम्हें भी उस पूजा में शिरकत की दावत देने की घर से आया था। तुम दोनों के बारे में बतौर खास पूछ रहा था। क्या कह रहा था? इस बार मैंने सवाल करने में जल्दी की। मेरा ख्याल है कि वो तुम दोनों की किसी हरकत पर नाराज़ है, जेकब ने हमारी जानिब गौर से देखते हुए कहा। क्या तुम अब मुझे ये बताने की जहमत गवारा करोगे इस वक्त तुम्हारी सवारी कहाँ से आ रही है? आज हम ज़रा टहलते टहलते झील तक चले गए थे, कैलाश ने बेपरवाही से कहा। रब्बी अजीम तुम्हारे ऊपर अपनी रहमतों का साया बरकरार रखे और आइंदा भी हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, जेकब ने पादरियों जैसे तबलीगी लहजे में जवाब दिया। तुम बोगा के सिलसिले में कुछ बकवास कर रहे थे, कैलाश तिलमिला गया। क्या कहा उसने हमारे बारे में? सिर्फ इतना कि हम सिर्फ कबीले की हदूद तक महफूज रहें। जिस लम्हे हमने यहाँ से फरार होने की कोशिश की या खुशकी के बजाय झील या समुंदर में कदम रखा, वही लम्हा बोगा को उसका अहद तोड़ने पर मजबूर कर देगा और फिर हमारी मेहमानों जैसी हैसियत उसकी निगाहों में बाकी नहीं रहेगी। जेकब ने निहायत संजीदगी से हमें बताया। फिर मुझे घूर कर बोला, क्या मैं समझूं कि तुम दोनों ने और अफीना के इस मनहूस जजीरे से फरार का कोई रास्ता तलाश कर लिया है या कोई मंसूबा बना रहे हो जो बोगा के कानों तक पहुंच गया? क्या तुम नाश्ते से फारिग हो चुके हो? कैलाश ने उसका सवाल नज़रअंदाज करते हुए पूछा। नहीं। जेकब का लहजा मायने खेज हो गया। पहले मैं इस बात का मुंतजिर था कि तुम लोग आ जाओ तो एक साथ नाश्ता करें, लेकिन बोगा के आने के बाद मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। आज मैंने रोज़ा रखने का मुसम्मम इरादा कर लिया है। रोज़ा? मैंने हैरत का इजहार किया। या आज तुम्हें अचानक रोज़ा रखने की कैसे सूझ गई? मैंने एक मन्नत मानी थी, जेकब ने बदस्तूर मायने खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। आज उस मन्नत के पूरा होने का ख्याल आया तो मैंने रोज़ा रखना ज़रूरी समझा। यूं भी रोज़ा रखने से इंसान नफ्स कशी की आदत इख्तियार कर सकते हैं। क्या मतलब? कैलाश ने कहा। क्या आज तुम्हारे जहन में बदनसीब रूपा का ध्यान आ गया जो नफ्स कशी की प्रैक्टिस करे हो? मुझे यकीन था कि तुम्हारा जहन रूपा से आगे नहीं बढ़ सकेगा। जेकब, मैंने उसे घूरते हुए संजीदगी से पूछा, कहीं फिर तुम्हारे दिमाग में ऊरू के मुजस्मे को तबाह करने का खन्नास तो नहीं सवार हो रहा? तुम्हारे चेहरों से शदीद थकन टपक रही है मेरे अजीज दोस्तों, इसलिए पहले चलकर कुछ खा पी कर कुछ देर आराम कर लो, फिर इत्मीनान से जहनी घोड़े दौड़ाते रहना। अगर मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है तो मैं एक बार फिर तुम्हें तंबी करूंगा कि देवताओं के साथ छेड़छाड़ का इरादा जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अपने दिमाग से निकाल दो, मैंने ठोस आवाज़ में कहा। सुमूरा की बात दीगर थी, लेकिन वो शायद तुम्हें मुआफ़ नहीं करेगा। इतनी जल्दी किसी आखिरी नतीजे पर छलांग लगाने की कोशिश मत करो जमाल। चलो पहले नाश्ता कर लो। तुम्हारे चेहरे से कैलाश के मुकाबले में ज़्यादा थकान का एहसास झलक रहा है। क्या तुमने हमारे लिए नाश्ते की मेज़ तैयार रखी है? कैलाश ने कदम आगे बढ़ाते हुए पूछा। फिर खाने के कमरे में पहुंचकर उसने फादर जेकब जिंदाबाद का नारा लगाया, जहां जेकब ने निहायत सलीके से नाश्ते का बड़ा पुरतकल्लुफ़ एहतमाम कर रखा था। 12-13 मील पैदल चलने के बाद मुझे भी शिद्दत से भूख लग रही थी, इसलिए मैंने भी नाश्ते की प्लेटों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। वो शाम और ओफीना जजीरे पर वैश्यों के दरमियान सबसे ज़्यादा परेशान कुन और हंगामा खेज शाम थी। मेरी आदत थी कि मैं हर रोज़ शाम के वक्त टॉमी को साथ लेकर चहलकदमी के इरादे से निकल जाता था।
चुनाचे उस वक्त भी मेरे मामूल में कोई फर्क ना आया। आमतौर पर उस वक्त जेकब हमेशा अपने बिस्तर पर मुझे सोता नजर आता, लेकिन उस शाम उसका बिस्तर खाली था। एक लम्हे को मैं रुका, लेकिन फिर इस ख्याल से कि मुमकिन है आज वो जल्दी बेदार हो गया और टहलने के इरादे से निकल गया हो, मैं टॉमी के साथ बाहर आ गया, जहाँ कैलाश अहाते में हल्की वर्जिश करने में मसरूफ था। मैंने कैलाश को जाते जाते हाथ के इशारे से विश किया और अहाते से निकलकर आबादी की मुख्तलिफ सिमत वाली पहाड़ियों की तरफ चल पड़ा। अभी तकरीबन 2 फर्लांग दूर गया होऊंगा कि मेरी नज़र बाएं जाने वाले दरख्तों के झुंड वाले रास्ते की जानिब उठ गई। मैंने देखा कि जजीरे के मुकामी बाशिंदे नेज़े हाथों में संभाले जौकदार जौक एक सिमत चले जा रहे हैं। मुझे याद आ गया कि जेकब ने कल बताया था कि बोगा के हामी उसके दोबारा बरसरे इक़्तिदार आने की खुशी में बड़ी पूजा और कुर्बानी का एहतमाम कर रहे हैं। हमें भी उसमें शिरकत का पैगाम मिला था, लेकिन हमने बाहमी मशवरा के बाद इस जश्न में शरीक होने से माजरत कर ली थी। यहाँ ये बताना अशद ज़रूरी है कि इस जश्न में शरीक ना होने की ख्वाहिश का इजहार सबसे ज़्यादा जेकब ने किया था। उसने दलील पेश की थी कि उरू के मुजस्मे को देखकर उसके मजहबी जज्बात भड़क उठते हैं, इसलिए मुनासिब यही होगा कि उसे जश्न की तूफ़ान बदतमीज़ी से अलहदा ही रखा जाए। गर्ज़ के जेकब ही की मुखालफत की बिना पर हमने भी बोगा से माजरत कर ली थी। मुझे इस बात का इल्म भी था कि सूरज गुरूब होते ही कुर्बानी और पूजा के हंगामे गर्म हो जाएंगे। चुनाचे मुझे अंदाज़ा लगाने में कोई दुश्वारी नहीं हुई कि मुकामी बाशिंदे जत्थे की सूरत में अपने देवता की पूजा करने और कुर्बानी की बेहुदा रस्म में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। मैं मुतमईन होकर आगे बढ़ने लगा और एक मुख्तसर से पहाड़ी टीले के ऊपर तक चला गया, जहाँ से मैं अक्सर सूरज गुरूब होने का हसीन और दिल फरेब मंजर देखा करता था। उस रोज़ भी मैं डूबते सूरज की आखिरी किरणों को कपकपाते देख रहा था कि अचानक बुलंद होने वाले एक शोले ने मेरी तमाम दिलचस्पी ख़त्म कर दी। मैंने तेज़ी से घूमकर दाहिनी जानिब निगाह दौड़ाई, जिधर से शोला बुलंद होकर गायब हो गया था। ये वही मुकाम था जहाँ बड़े मैदान में मुकामी लोगों ने उरू का सबसे बड़ा मुजस्मा सजा रखा था और तमाम बड़े जश्न इसी मैदानी इलाके में मुनक्किद होते थे। फौरी तौर पर मेरे ज़हन में यही ख्याल उभरा कि गालबन कुर्बानी और पूजा की रस्म का आगाज़ हो रहा है। हर चंद के हमने इस जश्न में शरीक ना होने का फ़ैसला कर लिया था, लेकिन ना जाने क्यों मेरा शौक़ तजस्सुस भड़का और मैं हाड़ी टीले से नीचे उतरकर मैदानी इलाके की तरफ कदम बढ़ाने लगा। अभी मैं टीले से उतरकर बामुश्किल 50 कदम ही आगे बढ़ा हूँगा कि अचानक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके साथ ही दोबारा एक शोला भड़क कर आसमान से बातें करते हुए गायब हो गया और उसके बाद शोरगुल की तेज़ आवाज़ें उभरने लगीं। मुझे यूँ लगा जैसे मैदान में जमा हजूम गैज़ो गज़ब के आलम में मुश्तिल होकर चिल्ला रहा हो। जश्न के मौक़ों पर इस किस्म का शोरगुल और हंगामे मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उस शाम ना जाने क्या बात थी जो धमाके की आवाज़ बुलंद होते ही मेरी उल्टी आंख तेज़ी से फड़कने लगी। मैं इस किस्म के वहम और कहावतों का शिकार कभी नहीं हुआ, मगर उस रोज़ मुझे यूँ लगा जैसे कोई ख़तरा हमारी जानिब बढ़ रहा है। इस ख्याल के जहन में आते ही मेरी रफ्तार तेज़ हो गई। मैं अभी कुछ दूर ही आगे गया था कि मैंने कैलाश और सावरी को तेज़ी से अपने सिमत आते देखा। शाम के साए गहरे होने लगे थे, लेकिन इसके बावजूद मैंने उनके दोनों चेहरों से अंदाज़ा लगा लिया कि वो मुझे कोई बुरी खबर सुनाने वाले हैं। दूसरी जानिब मैदानी इलाके से बुलंद होने वाले शोरगुल और लोगों की चीखों पुकार जुनूनी कैफियत इख्तियार करती जा रही थी। अचानक टॉमी ने भी हलक से खुरखुराहट की आवाज़ें बुलंद करना शुरू कर दी। जमाल, जमाल! कैलाश ने मुझे देखकर दूर ही से बुलंद आवाज़ में तकरीबन चीखते हुए कहा। गजब हो गया, बोगा और उसके पुजारियों ने जेकब को पकड़ लिया है और अब वो उसे देवता के कदमों में भीड़ चढ़ाने जा रहे हैं। मगर क्यों? मैंने बौखलाकर सवाल किया। आखिर यह सब क्यों हो रहा है? जेकब ने क्या जुर्म किया है? मैं बताती हूँ, सावरी हाँपते हुए बोली। सरदार और उसके मसनूई चेहरे वाले पुजारी अपनी पूजा और कुर्बानी की तैयारियों में मसरूफ थे कि अचानक फादर जेकब वहाँ पहुँच गया। उसने उरू के मुजस्मे पर कोई महलूल छिड़क कर उसे आग लगा दी। फिर जब शोले भड़के तो उसने खुशी से चिल्लाते हुए लोगों से कहा कि शैतान मर गया, शैतान मर गया। इस खुशी में चीखता चिल्लाते वो देवता के मुजस्मे से दूर भाग रहा था कि एक ज़बरदस्त धमाके की आवाज़ से ज़मीन हिल गई और देवता के परखच्चे उड़ गए। उरू का जलता हुआ वजनी सर एक पुजारी के ऊपर उड़ता हुआ गिरा तो वो पुजारी भी जल भुनकर राख हो गया। यह सब कुछ इस कदर अचानक और खिलाफे तवक्को हुआ कि बोगा और उसके पुजारी भी शश्तर रह गए। लेकिन फिर उन्होंने फादर जेकब को घेर कर पकड़ लिया, उसके हाथ पैर एक सतून से बांध दिए हैं और अब वो उसे भून कर खाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। मुझे यकीन था कि जेकब अपनी हमाकत से बाज नहीं आएगा, शायद इसलिए उसने हमारे सामने जश्न में शरीक होने की मुखालफत की थी। मैंने होंठ चबाते हुए कहा, फिर सावरी से बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि बोगा हमारे साथी को मुआफ़ नहीं करेगा? इस ख्याल को जहन से निकाल दो, सावरी ने तेज़ी से जवाब दिया। बोगा मजहबी मामलात में किसी जल्लाद से भी ज़्यादा संगदिल और बेरहम वाक़ हुआ है। उसने पुजारियों से कहा कि फादर जेकब को देवता के आगे भीड़ चढ़ाकर मुकद्दस औरिगा की नाराज़गी को दूर किया जाए। कम वक्त सारी दुनिया को ईसाई बनाने के ख्वाब देख रहे, कैलाश ने झुलाते हुए कहा। यह नहीं सोचता कि हर एक को अपना खुदा अजीज़ होता है। कैलाश, मैंने संगीन सूरत हाल की नज़ाकतों पर गौर करते हुए संजीदगी से कहा, तुम वापस जाकर अहम और ज़रूरी सामान के कुछ थैले समेट कर कश्तियों तक पहुँचो।
मैं जेकब को दुश्मनों से छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। क्या तुम भूरी पहाड़ियों की सिमत सफ़र करोगे? सावरी ने चौंक कर सवाल किया। हमारे पास वक्त बहुत कम है सावरी, तुम अपने बारे में फैसला करो। बोगा के साथ रहना पसंद करोगी या हमारे साथ फरार होगी? मैंने संजीदगी से पूछा। मैं फादर जेकब के साथ मौत भी गवारा कर सकती हूँ। ठीक है, तुम भी कैलाश के साथ जाओ, लेकिन एहतियात लाजिम है। मैंने कैलाश से कहा, मोहब्बत और जंग में तमाम हरबे जायज़ होते हैं। तुम यही कोशिश करना कि कश्तियों के मुहाफिजों को भी ठिकाने लगा दो। जमाल, क्या तुम अकेले जेकब को बचाने में कामयाब हो जाओगे? मेरा मतलब है कि हमारे लिए एक लम्हा कीमती है कैलाश, बहस में वक्त ज़ाया मत करो, मैंने तेजी से कहा। फिर पलक झपकते में मैंने टॉमी की जंजीर खोली और उसके साथ खुद भी उस तरफ बेतहाशा दौड़ने लगा जिधर से शोरगुल बुलंद होने की आवाज़ें आ रही थीं। खुशकिस्मती से मैं बर वक्त वहां पहुंच गया। हजूम जुनूनी हालत से दो चार था। वो उछल उछल कर पागलों की तरह नाच रहे थे, बार बार अपने नेज़े उठाकर दीवानों की तरह हलक से करी आवाज़ें बुलंद करते, फिर रक्स शुरू कर देते। जेकब को खजूर की रस्सियों के जरिए कहानी सतून से बांधा हुआ था। उरू के मुजस्मे का नामो निशान तक मिट चुका था, अलबत्ता गड्ढे में आग भड़क रही थी। मैंने हजूम पर निगाह डाली, ऐसा लगता था जैसे उस रोज़ जजीरे की तमाम आबादी उठकर वहां आ गई हो। मैंने रबीक मुंह में रखा और भीड़ में घुसता हुआ जेकब के करीब पहुंच गया, जिसका सर बेहोशी के बाद एक तरफ ढलका हुआ था। उसके जिस्म पर लातादाद खराशें नजर आ रही थीं, जो गालिबन नेज़ों से पहुंचाई गई थीं। लेकिन मुझे देखकर हैरत भी हुई कि जेकब के चेहरे पर करब या अजियत के बजाय एक अजीब सी मुसर्रत जम कर रह गई थी। मैंने अपने बेवकूफ़ दोस्त को रस्सियों की गिरफ्त से खोलना शुरू किया। रबीक मुंह में होने के सबब वह मुझे नहीं देख रहे थे, मगर यह ख्याल बहरहाल था कि जब मैं जेकब को कंधे पर लाद कर वहां से भागने की कोशिश करूंगा तो बोगा और उसके पुजारियों को खतरे का एहसास ज़रूर होगा और फिर वो मुझे घिरने की कोशिश भी ज़रूर करेंगे। मगर टॉमी ने मेरी ये कोशिश किसी हद तक आसान कर दी। उसने एक पुजारी की पिंडली में अपने दांत कचकचा कर गाड़ दिए, फिर बुलंद आवाज़ में भौंकने लगा। पुजारी की करबनाक चीखों और टॉमी की आवाज़ ने बोगा और दूसरे पादरियों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। मेरे बहादुर और दलेर साथियों, बोगा गजबनाक अंदाज में चिल्लाया, इस नापाक और निजस जानवर को हलाक कर दो, नेज़े मार मार कर इसके जिस्म को छलनी बना दो। टॉमी ने एक सेमत जस्त लगाकर भागना शुरू कर दिया। बोगा और उसके मसनूई चेहरे वाले पुजारियों के अलावा कुछ दूसरे लोग भी नेज़े संभाल कर टॉमी की जानिब दौड़ पड़े। मेरे लिए लम्हा बेहद गनीमत था। जैक्सन ने टॉमी को गालबन किसी ऐसे ही मौके की वजह से हमारा निजात दहिंदा कहा था। मैंने देर नहीं लगाई, जल्दी जल्दी जेकब को रस्सियों से आज़ाद किया और अपने कंधे पर लाद लिया। ये क्या हो रहा है? कुछ वैशी जेकब को फिजा में मौलिक हरकत करते देखकर चिल्लाने लगे। ये रस्सियों की कैद से किस तरह आज़ाद हो गया? फिर उन पागलों ने मुझे दायरे की शक्ल में घेरने की कोशिश शुरू कर दी। यह सूरत हाल मेरे लिए परेशान कुन थी। मैं एक लम्हे को रुका, उनका हल्का तंग होता जा रहा था। अचानक मेरे जहन में पिस्तौल का ख्याल आया, जो मेरी जेब में मौजूद था। बरक रफ्तारी से पिस्तौल निकालकर यके बाद दीगरे 3 फायर किए। 3 वैसे उछलकर गिरे तो मजमा रुक गया। उनके चेहरों पर खौफ और हरास नजर आने लगा। वह इन धमाकों को गालिबन देवताओं का आताब समझ रहे थे। मैंने इस मौका से फायदा उठाते हुए रबीक को दाढ़ की ओट में दबाया, फिर चीख कर कहा, और ओफीना के लोगों, तुम देवता उरू की हिफाजत नहीं कर सके। एक मामूली शख्स ने तुम्हारी नज़रों के सामने तुम्हारे मुकद्दस देवता के परखच्चे उड़ा दिए और तुम और तुम्हारा सरदार बेबसी से देखते रह गए। रास्ता छोड़ दो। एक अजनबी ने आज ओरिगा के कहरो गजब और अताब को ललकारें। हम उरुस्तास की रूहें हैं जो मुकद्दस ओरिगा के हुक्म पर अपने दुश्मन को ले जा रहे हैं। ओरिगा इसे अपनी मर्जी के मुताबिक सजा देगा। हमारे सामने झुक जाओ, वरना ओरिगा का अताब एक एक करके तुमको खौफनाक धमाकों के साथ ख़त्म करता रहेगा। अपने नेज़े फेंक दो और सर ज़मीन पर टेक दो। मेरा हरबा निहायत कामयाब रहा। अपनी तकरीर ख़त्म करते ही मैंने 2 फायर और किए, जिसके नतीजे में कबीले के 2 आदमी और ढेर हो गए। फिर वही हुआ जो मैंने चाहा था। हजूम के चेहरे खौफ और दहशत से जर्द पड़ गए। नेज़े फेंक कर उन्होंने दायरे की सूरत ख़त्म कर दी, फिर घुटनों के बल ज़मीन पर बैठकर सजदे की हालत में चले गए। मैं जेकब को कंधे पर उठाए झील की सिमत दौड़ता रहा। कोई गैबी कुव्वत यकीनन मेरी मदद कर रही थी, वरना अंधेरे में अनजाने रास्तों पर बरक रफ्तारी से एक इंसान के वजनी बोझ को उठाए दौड़ते रहना मुमकिन ही नहीं था। टॉमी के भौंकने की आवाज़ खासी दूर से सुनाई दे रही थी। बोगा और उसके साथी पुरशोर आवाज़ में चिल्लाते हुए गालबन टॉमी का ताकुब कर रहे थे। मैंने अपनी रफ्तार और तेज़ कर दी। झील का फासला मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी 5 मील से ज़्यादा ही बाकी था। मुझे कैलाश और सावरी का ख्याल भी लाग था, न जाने उन पर क्या बीती हो। एक बार मुझे और कैलाश को कश्ती वाले चबूतरे के करीब देख लेने के बाद बोगा के मुहाफिजों ने वहाँ की निगरानी के इंतजामात यकीनन सख्त कर दिए होंगे। समोरा ने कहा था कि दूसरी बार मखसूस पुजारियों के अलावा अगर कोई डोंगों के करीब जाने की कोशिश करे तो उसका जिस्म बेदरेग नेज़ों से छलनी कर दिया जाए। मेरे ज़हन में मुतअद्दिद ख्यालात उभर कर आपस में गडमड होते रहे। मेरा सांस रफ्ता रफ्ता फूलने लगा। मेरी रफ्तार भी मध्यम पड़ने लगी। मौत का हौलनाक तस्वुर मुझे सहारा दे रहा था, लेकिन फिर अचानक मेरा पैर नाहमवार ज़मीन पर पड़ा।
तो मैं अपना तवाज़न बरकरार न रख सका। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, मगर जेकब का तवाज़न भी मेरे शाने पर बिगड़ चुका था, इसलिए मुझे अपने इरादे में कामयाबी नहीं हुई। मैं लड़खड़ाता हुआ तेज़ी से ज़मीन पर गिरा। फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी पलकों के नीचे अनगिनत तेज़ रोशनी उभर कर यकलख्त घुप अंधेरों में डूब गई हूँ। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मेरा सर ज़मीन पर गिरते वक्त किसी वजनी पत्थर से टकराया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ होश नहीं। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद पानी के मध्यम मध्यम शोर की आवाज़ मेरे सोए हुए ज़हन को रफ्ता रफ्ता बेदार कर रही थी। मुझे आहिस्ता आहिस्ता गुजरी हुई बातों का ख्याल आने लगा। मैं जेकब को कंधे पर उठाए कश्ती वाले घाट की जाने बढ़ रहा था। ऊंचे नीचे हमवार रास्तों पर जिंदा रहने की आरजू मुझे बर्क रफ्तारी से दौड़ने पर मजबूर कर रही थी। फिर जब तारीकी की चादर दबीज होने लगी तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं अंदाजे से सिमत का तयन करके भागता रहा, लेकिन एक जगह मेरा तवाज़ुन बिगड़ गया। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर गिरते गिरते मेरा सर किसी ठोस पत्थर से टकराया तो मेरी खोपड़ी में बैक वक्त कई सूरज तुलू होकर यकलख्त गुरूब होते चले गए। और अब मेरा जिस्म कुछ इस अंदाज में हिल रहा था जैसे मैं पानी में किसी तख्ते पर लेटा हूँ। गनूदगी का हल्का हल्का एहसास अभी तक मेरे बोझल पपोटों पर तारी था। पानी के छींटे मेरे चेहरे पर पड़ते तो मुझे यूं महसूस होता जैसे कोई मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अपने ज़हन में उभरते हुए सवालात को समेटना शुरू किया। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मैं उस वक्त भी उस हौलनाक मंजर को देख रहा था जब आसमान से बातें करते हुए शोले जेकब के चेहरे पर मौत के भयानक साए बनकर कपकपा रहे थे। अगर मैंने वहां पहुंचने में ज़रा देर की होती तो शायद वो वैश्य और जंगली दरिंदे मेरे अजीज़ दोस्त को भून कर खा चुके होते और मुकद्दस ओरिगा की खुशनुदी की खातिर उनका जुनूनी रक्स जारी रहता। मैंने बोझल पपोटों के दरमियान हल्की सी झिरी पैदा करके देखना चाहा कि कुदरत ने मुझे किन हालात से दो चार कर रखे। जिस्म के हचकोले और सांस की रफ्तार मुझे मेरी ज़िंदगी की नवीद दे रहे थे, लेकिन इसके साथ ये ख्याल भी मुझे परेशान कर रहा था कि अगर खुदा न खास्ता आंख खोलने के बाद मेरा कोई साथी मेरी निगाहों के सामने ना हुआ तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि कैलाश की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मेरा ख्याल है कि अब जमाल को होश आ जाना चाहिए, और अगर ये कुछ देर और बेहोश रहे तो क्या होगा। ये नुस्वानी आवाज़ साबरी की थी। फिर मुझे कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेगी। क्या ये मुनासिब ना होगा कि हम जमाल को जगाने की खातिर इसके मुंह पर पानी के छींटे। जेकब की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन कैलाश ने उसका जुमला काट दिया। तुम अपनी ज़ुबान बंद ही रखो। जो कुछ हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। यह तुम्हारा ख्याल है, लेकिन मैं इसे मुशीयत एज़दी कहूँगा। जेकब बोला, इससे पेशतर भी तुम्हारी हमाकतें हमें मौत के धाने तक ले जा चुकी हैं। कैलाश चिल्ला गया, आखिर तुम्हें उन वैश्यों के मजहबी मामलात में दखल अंदाज होने की क्या ज़रूरत थी। वो गुमराही के रास्तों पर अंधों की तरह भटक रहे हैं। उन्हें रोशनी दिखाना और राह रास्त पर लाना मेरा दीनी फ़र्ज था। फादर जेकब, साबरी ने दबी जुबान में कहा, तुम्हारा बच जाना भी किसी मौजे से कम नहीं। अगर जमाल ने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाने की कोशिश ना की होती तो अब तक वो उरू के कदमों में तुम्हारी कुर्बानी कर चुके होते। मैंने खुद अपने कानों से बोगा का वो हुक्म सुना था जिसके मुताबिक तुम्हें भूनकर तुम्हारा गोश्त पुजारियों और कबीले के दूसरे लोगों के दरमियान तकसीम कर दिया जाता। मैं इसे भी मशीयत एज़दी समझकर ही कबूल कर लेता। जेकब के लहजे से इत्मीनान जाहिर हो रहा था। लेकिन उन लोगों का क्या होता जो तुम्हारा भुना हुआ गोश्त हलक से नीचे उतारते। कैलाश तिल मिलाकर बोला, भगवान की सौगंध, उनका अंजाम भी भयानक ही होता। तुम्हारा जहरीला गोश्त उन्हें भी मौत के घाट उतार देता। जो लोग मजहब की राह में सर से कफन बांध कर निकलते हैं उन्हें अंजाम का कोई खौफ नहीं होता। फिर वही उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी तुमने। कैलाश ने तेजी से कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उन जंगलियों को अपने सांचों में ढालने में कामयाब हो जाते। कोशिश करना मेरा फ़र्ज़ है। कामयाबी या नाकामी का इन्हिसार बहरहाल खुदा के हाथ में होता है। बोगा ने तुम्हें ताकीद की थी कि तुम मुकामी लोगों के मजहबी मामलात में दखल अंदाज होने की कोशिश नहीं करोगे। कैलाश ने उसे याद दिलाया, फिर समझाने की कोशिश करते हुए बोला, तुम तबलीग के जरिए उन बदबख्त गुमराहों को रोशनी दिखा सकते थे। उरू के मुजस्मों के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए। इसलिए कि मैं जानता था कि जब तक उरू का मनहूस बुत उनकी निगाहों के सामने अपनी मकरू और हैबतनाक सूरत में मौजूद रहेगा वो कमबख्त तो खुदा पर ईमान नहीं लाएंगे। हमेशा इस बात से खाइफ रहेंगे कि अगर उन्होंने अपनी राह बदलने की कोशिश की तो उरू का कहर उन्हें तबाह कर देगा। चुनाचे इंतहाई गौर खोज के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उरू के मुजस्मों को बर्बाद करने के बाद उन बदबख्तों को एहसास दिलाया जाए कि ऐसे बुतों को मारने से क्या हासिल जो अपनी हिफाजत आप न कर सकें। तुम जाहिलों जैसी बात कर रहे हो। कैलाश भड़क उठा, दुनिया में सैकड़ों और हज़ारों किस्म के लोग हैं जो अपने अपने अंदाज और तौर तरीकों से खुदा की इबादत करते हैं। बोगा और सुमोरा दोनों ने कहा था कि भूरी पहाड़ियों पर मौत मंडल आती है, इसलिए आज तक किसी ने उस तरफ जाने की जसारत नहीं की। फिर हम इसी तरफ क्यों जा रहे हैं। जेकब ने संजीदगी से सवाल किया, तुम मनतकी असूलों से हटकर निहायत अहमकाना दलाइल पेश कर रहे हो। कैलाश ने उसे कायल करने की कोशिश की। बहरुकाब की तबाही से पेशतर अगर हम किसी से और अफीना के जजीरे के बारे में दरियाफ्त करते तो वो यकीनन मज़का उड़ाता। फिर यही मशवरा देता कि हम उस जजीरे से दूर रहें। लेकिन क्या तुमने अपनी आंखों से यहाँ ज़िंदगी को एक नए अंदाज में नहीं देखा। सियाह और स्याही के मतलब ही समझते हो।
जिस लुगत में ये दोनों लफ्ज़ हैं उसी में लफ्ज़ मुबल्लिग भी पाया जाता है। कभी फुर्सत मिले तो उसकी मानी भी देखने और समझने की कोशिश ज़रूर करना। गोया तुम अभी तक इस बात पर अड़े हुए हो कि तुमने जो कुछ किया उसे अक्लमंदी के ज़ुमरे में शामिल किया जा सकता है। तुम बुनियादी तौर पर महज सर्जन वाक़े हुए हो मेरे दोस्त, इसलिए इस बहस में उलझने की कोशिश ना करो तो बेहतर होगा। जेकब ने बदस्तूर संजीदगी से जवाब दिया। फिर गुफ्तगू का रुख बदलते हुए बोला, मेरा ख्याल है कि हमें सबसे पहले जमाल को होश में लाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने साथियों की आवाज़ सुन लेने के बाद मुझे जो रूहानी खुशी मिली उसका अंदाज़ा कुछ मैं ही बेहतर लगा सकता हूँ। उनकी बातों से मैंने ये भी अंदाज़ा लगा लिया कि हम इस वक्त कश्ती पर सवार हैं और हमारा सफ़र भूरी पहाड़ियों की सिमत है। मुसरत की एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई और मैंने आहिस्ता से अपनी आंखें खोल दी। मैं कश्ती पर चित पड़ा था। चुनाचे आंख खुलते ही मुझे घुप अंधेरे में आसमान पर टिमटिमाते हुए तारे नजर आए। मैं आहिस्ता से कहा तो सबकी तवज्जो मेरी सिमत हो गई। सबसे पहले सावरी ने कहा, खुदा का शुक्र है कि हमारे साथी ने आंखें खोल दी। जमाल मेरे दोस्त, क्या तुम पूरी तरह होश में हो? जमाल ने तेजी से सवाल किया। हाँ, मैं खुद को बेहतर महसूस करूँ, लेकिन मेरे सर में दर्द की शदीद टीसें उठ रही हैं, मैंने कराहते हुए जवाब दिया। मुझे याद है कि घाट की सिमत दौड़ते हुए गिरा था और मेरा सर किसी पत्थर से टकराया था। कुछ देर आराम करो, कैलाश ने मुझे आहिस्ता से उठाकर कश्ती के तख्तों के सहारे बिठाते हुए कहा। इस तरह तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कैलाश का ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। तख्ते पर चित्त पड़े रहने की हालत में मुझे जिस तकलीफ का एहसास हो रहा था वो टेक लगाकर बैठने से बड़ी हद तक जाता रहा। मैंने अतराफ का जायजा लिया। हम झील में सफ़र कर रहे थे। मेरी निगाहें भूरी पहाड़ी की जानिब उठ गईं। तारीकी में वो किसी अफरीद की मानंद नजर आ रही थी। एक कश्ती पर हम सवार थे और दूसरी जो हमारी कश्ती के साथ बंधी हुई थी उस पर मुख्तसर सा सामान नजर आ रहा था। मुझे दूसरी कश्ती को देखकर खुशी हुई। बज़ाहिर अब इस बात का इम्कान नहीं था कि कबीले के वैशी लोग हमारा ताक़ुब कर सकेंगे। तारीकी के सबब भूरी पहाड़ी की दूरी का दुरुस्त तखमीना नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन मेरा अंदाज़ा यही था कि वो 1-1.5 मील से ज़्यादा दूर नहीं, और इसका मतलब था कि हम अपना आधा सफ़र तय कर चुके थे। समुद्री झील के थमे हुए पानी में कश्तियों की रफ्तार बड़ी मध्यम सी थी। जिस वक्त मेरी आंख खुली उस वक्त चप्पू सावरी के हाथों में था, जो निहायत महारत से दाएं बाएं चप्पू चलाकर मंजिल मकसूद की जानिब बढ़ रही थी। कैलाश मेरे करीब ही सीधे हाथ पर बैठा था, जबकि जेकब महज चंद फुट के फासले पर उल्टे हाथ पर मौजूद था। मैं कुछ देर तक कैलाश के मशवरे पर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से कहा, क्या तुम मुझे बताओगे कि मैं कश्ती वाले घाट तक किस तरह पहुंचा था? मैं इसे भी एक मौजा ही कहूँगा। कैलाश ने मेरी नब्ज़ की रफ्तार से मुतमईन होने के बाद कहना शुरू किया। तुम्हें जेकब की तरफ रवाना करने के बाद मुझे ना जाने क्यों बड़ी शिद्दत से यह एहसास हुआ कि मैंने गलती की थी, लेकिन शायद इसी में हमारी बेहतरी थी। बहरहाल तुम्हारे मशवरे के मुताबिक हमने रिहाइशगाह पर पहुंचकर अपना ज़रूरी सामान समेटने में बड़ी उजलत का मुजाहरा किया। फिर सावरी ने घाट तक रहनुमाई ना की होती तो मुमकिन था कि मैं तारीकी और बौखलाहट की वजह से रास्ता भूल गया होता। मेरा यह अंदाज़ा ठीक साबित हुआ कि बोगा के आदमियों ने पहले के मुकाबले में कश्तियों की निगरानी पर ज़्यादा आदमी मामूर कर दिए थे, लेकिन इस मौका पर भी सावरी ने हमारी मदद की। मुझे घनी झाड़ी में खामोश बैठे रहने की हदायत करके पहले वो खुद आगे गई। निगरानी पर जो लोग तैनात थे वो किसी खतरे के पेश नज़र घात लगाए हुए बैठे थे, लेकिन सावरी शायद उनकी कमीन गाहों से वाकिफ थे, इसलिए नहायत खामोशी से एक एक को ब्लो पाइप के जरिए ठिकाने लगाती गई। इस मौका पर 3 से अफाम वैश्यों ने उसे घेर लिया। अपने साथियों की मौत ने उन्हें बौखला दिया था। इसी बौखलाहट ने मुझे मौका फराहम कर दिया और मैंने उन्हें गोली मारकर ख़त्म कर दिया। अगर उन तीनों ने सावरी को निर्गे में लेकर मुझे ललकारा होता तो शायद मैं इतनी आसानी से अपने मकसद में कामयाब ना हो सकता और हालात कुछ मुख्तलिफ होते। कश्तियों पर कब्जा करने के बाद हम दोबारा घनी झाड़ी में छुपकर तुम्हारी राह देखने लगे। तुमने गालिबन गोलियां भी चलाई थीं जिसकी आवाज़ हमें सुनाई दी। टॉमी के भौंकने और लोगों के शोरगुल के साथ साथ दौड़ने भागने की आवाज़ें बराबर आती रहीं। फिर हमने सबसे पहले टॉमी को अपनी तरफ आते देखा। मुझे इस बात पर खुशी हुई कि टॉमी ने घात की तरफ आते हुए भौंकने की हमाकत नहीं की, वरना वो खतरे की नज़ाकत को भांप लेते और फिर हमारा बचना बेहद मुश्किल और दुश्वार हो जाता। टॉमी के आ जाने के बाद हमें तुम्हारी फिक्र लायक हो गई। सावरी ने एक मौका पर यह मशवरा भी पेश किया कि हम वहीं रुककर तुम्हारा इंतज़ार करें और वह कबीले की तरफ जाकर तुम्हारी खबर लाने की कोशिश करें, लेकिन मैंने इस मशवरे को कबूल नहीं किया। हम बदस्तूर झाड़ी में दुबके बैठे शोरगुल और हंगामों की आवाज़ सुनते रहे। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था हमारी वहशतें भी बढ़ती जा रही थीं। फिर जब हमने तुम्हें करीब आते देखा तो हमारी मुसरतों का कोई ठिकाना न रहा। हम जिस अफरा तफरी में कश्तियों में सवार होकर भागे उसने मुझे इतना मौका ही ना दिया कि मैं तुम्हारी या जेकब की हालत का अंदाज़ा लगा सकता। लेकिन जब साहिल से कुछ दूर निकल जाने के बाद मैंने नज़र डाली तो तुम दोनों ही बेहोश थे। मैंने दरमियान में बोलने की जल्दी नहीं की, दिल की धड़कनों पर काबू पाए खामोश बैठा सुनता रहा। कैलाश एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुका, फिर उसने तफसील बयान करते हुए कहा, खतरे का एहसास कम हो जाने के बाद मैंने तुम्हारे करीब आकर गौर से देखा तो मुझे झुरझुरी आ गई।
तुम्हारे सर से जो खून बह रहा था उसने तुम्हारे चेहरे और लिबास को तरबतर कर दिया था। मैंने फौरी तौर पर खून रोकने की तदबीर की। तुम एक इंजेक्शन भी बामुश्किल तमाम लगाने में कामयाब हो गया, और फिर इसके बाद तुम जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? जब तुम्हारी कैफियत से मुतमईन होने के बाद मैंने उस ढीठ पादरी की तरफ तवज्जो दी थी, आंखें फाड़े मुझे यूं वहशत भरी निगाहों से देख रहा था, जैसे मैं कैलाश नहीं बल्कि रूपा की रूह हूं, जिसे खिलाफे तवक्को अपनी निगाहों के सामने देखकर इस पर शादी मर्ग की हालत तारी थी। मैं तुमसे इससे ज़्यादा म्यारी मजाक की तवक्को नहीं कर सकता, जेकब ने बुरा समूह बनाकर कहा। बहरहाल मुझे खुशी है कि तुम इन परेशान कुन हालात के बावजूद अपनी जिंदा दिली का सबूत पेश कर रहे हो। कैलाश, मैंने जेकब की बात को नज़रअंदाज करते हुए संजीदगी और हैरत के मिले जुले अंदाज में सवाल किया, क्या तुम्हें यकीन है कि वो मैं ही था जो जख्मी होने के बावजूद जेकब को कंधे पर लादे घाट तक पहुंचा था? क्या मतलब? कैलाश ने मुझे चौंक कर घूरा। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं गलत बयानी से काम ले रहा हूँ? मेरा मतलब ये हरगिज़ नहीं था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैं किसी पत्थर से टकराने के बाद बेहोश हो गया था। मैंने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए आहिस्ता से जवाब दिया। कैलाश जो कुछ कह रहा था वो मेरे लिए नाकाबिल यकीन ही था, इसलिए मैं अपनी कैफियत और अपने गुजरे हुए हादसे का ज़्यादा मुस्तनिद और मोतबर गवाह था। मुझे खूब याद था कि लड़खड़ा कर गिरने के बाद मैं शदीद बेहोशी की हालत से दो चार हो गया। फिर यह कैसे मुमकिन था कि मैं बेहोशी के बावजूद जेकब को दोबारा उठाकर कश्ती वाले घाट तक पहुंचने में कामयाब हो गया? ऐसा होता है मेरे दोस्त। जेकब ने मेरी उलझन को मेरे चेहरे पर नमदार होने वाले तासुरात से भांपते हुए किसी पेशेवर डॉक्टर जैसे अंदाज में निहायत संजीदगी से समझाने की कोशिश की। मैंने अपने शोबे के अमली मैदान में ऐसे कई वाक़यात देखे हैं जब इंसान शऊरी तौर पर खुद को बिल्कुल बेहिस और नाकाबिल हरकत महसूस करने लगता है, लेकिन लाशऊरी तौर पर वो एक जी होश इंसान की तरह हरकत करता रहता है। ख्वाब बेदारी की मर्जी को ले लो, तुम ज़ाती तौर पर भी इसका मुशाहिदा कर चुके हो कि इंसान ख्वाब की हालत में बाकायदा चलता फिरता रहता है, लेकिन बेदार होने के बाद वो इन हरकतों के बारे में कतई लालमी का इजहार करता है जो उसे नींद की हालत में सरजद हो चुकी हैं। तुम्हारे साथ भी यकीनन यही हुआ होगा। तुम चूंकि खौफ की हालत से दो चार थे, इसलिए किसी पत्थर से टकरा जाने के बाद शौरी तौर पर होश आवाज खो बैठे, लेकिन तुम्हारे लाशौर में चूंकि ये बात बैठ चुकी थी कि ज़िंदगी बचाने के लिए तुम्हें आखिरी दम तक जिद्दोजहद जारी रखनी है और जेकब को साथ लेकर कश्ती तक पहुंचना है, इसलिए तुम्हारे जिस्मानी अज़ा उसी अंदाज में हरकत करते रहे जिस तरह तुमने सोचा था। फिर हमारे पास आ जाने के बाद तुम्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ का यकीन आ गया, तो तुम लाशऊरी तौर पर भी पुरसकून हो गए। इस अमल को अगर तुम चाहो तो अपनी बेहोशी का नाम भी दे सकते हो। एक दोस्त और तजुर्बाकार डॉक्टर और सर्जन होने के नाते कैलाश अपना फ़र्ज़ बड़ी खूबसूरती से पूरा कर रहा था, लेकिन मैं जानता था कि वो कोई गैबी कुव्वत ही रही होगी जिसने मौत के धाने से ज़िंदगी के रास्तों तक मेरी रहनुमाई की थी। मैं पहले भी कुदरत के करिश्मों का तमाशा देख चुका था। मैंने कैलाश की बात की तरदीद नहीं की। एक लम्हे को मेरी निगाहें बेख्तियार लकड़ी की उस अंगूठी की जानिब उठ गईं जो मैंने मजजूब के हाथ से उतारी थी। कोई ऐसी कुव्वत इस अंगूठी में ज़रूर मौजूद थी जिसने फौरी तौर पर मेरे जहन को पुरसकून कर दिया। मेरा मशवरा है कि अगर तुम लंबी चौड़ी तकरीर सुनने की बजाय कुछ देर आराम कर लो तो ज़्यादा मुनासिब होगा, जेकब ने कहा। हो सकता है कि भूरी पहाड़ियों पर कदम रखने के बाद फिर तशवीशनाक वाक़यात से दो चार होना पड़े। तुम जब बोलोगे हमेशा फजूल और गैर ज़रूरी बातें तुम्हारे मुंह से निकलेंगी, कैलाश ने जेकब को घूरा। और तुमने जो बेवक्त की रागनी शुरू कर रखी है, जेकब चिढ़ गया। भला इस वक्त तुम्हें बेहोशी, ख्वाब, बेदारी या शऊरी और लाशऊरी हरकतों पर अपने तजुर्बात और मुशाहिदात का पटारा खोलकर बैठने की क्या ज़रूरत थी? सीधी तरह जमाल को यह मशवरा भी दे सकते थे कि फ़िलहाल तुम्हें सिर्फ आराम और सुकून की ज़रूरत है। पहले मैंने यही इरादा किया था, लेकिन इस ख्याल से अमल नहीं किया कि जहाँ शैतान मौजूद हो वहाँ किसी इंसान को सुकून और आराम मुयसर नहीं आ सकता। कभी आईने में गौर से अपनी शक्ल भी देखी है? इतनी फुर्सत कहाँ है कि आईने में सूरत देख सकूं? कैलाश ने एक सरदा भरकर कहा। एक बार जल्दी में कोशिश की थी, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि आईने के बजाय तुम्हारी फ्रेमशुदा तस्वीर मेरे सामने थी। सावरी, मैंने कैलाश और जेकब की नोक झोंक को ख़त्म करने की खातिर सावरी को मुखातिब किया। भूरी पहाड़ी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकती। अलबत्ता मैंने सरदार बोगर समोरा के मुंह से हमेशा यही सुना है कि जब भी किसी ने किनारे की हदूद से आगे जाने की कोशिश की वो दोबारा किसी को नजर नहीं आया। हो सकता है पहाड़ियों पर आदमखोर दरिंदे रहते हों जो इंसानों को देखते उन पर झपट पड़ते हों और फिर चट कर जाते हों, जेकब ने ख्याल जाहिर किया। यह भी हो सकता है कि इंसान उन पहाड़ियों पर जाने के बाद रास्ता भटक जाता हो और तुम बहक रहे हो माय डियर सर्जन, जेकब ने कहा। हम इस वक्त भूरी पहाड़ी का जिक्र कर रहे हैं, जजीरा एपिया का नहीं, जहाँ कदम रखते अच्छे खासे माकूल इंसान भी बेहद नामाकूल हो जाते हैं। मुझे खुशी हुई फादर जेकब कि अब तुम्हारा जहन अपनी असली हालत की तरफ वापस आ रहा है, वरना जिस वक्त तुम्हें मौत से फरार होने के बाद होश आया था उस वक्त तुम्हारी कैफियत ठीक नहीं थी। बार बार तुम अजीबोगरीब अंदाज में कुछ बुड़बुड़ाने लगते थे और वह जुबान तुम्हारी अपनी नहीं थी। क्यों सावरी, क्या कैलाश दुरुस्त कह रहा है? जेकब ने कैलाश की बात पर सावरी से घबरा कर तस्दीक चाही तो मैं भी मुस्कुरा दिया।
मैंने तुमको मुतअद्दिद बार मना किया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने जेकब से कहा, हर वो कदम जो जल्दबाजी में उठाया जाए उसके नताइज कभी अच्छे साबित नहीं होते। मैंने जो कुछ किया बहुत सोच समझ कर किया। अगर अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि मैं उरू के मुजस्मे का सर अपने साथ न ला सका। क्या मतलब? कैलाश ने हैरत से पूछा। तुम उस सर का क्या करते? जब तक हमारा ताल्लुक वैश्य और जंगली कबाइल से रहता, मैं उरू के सर के जरिए उन्हें इस बात का यकीन दिलाता रहता कि वो अपने रास्ते से भटके हुए हैं, और मैं बड़े यकीन और एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि अगर तुमने मस्बत अंदाज़े फ़िक्र इख्तियार करने की कोशिश ना की तो आइंदा तुम्हारे हक में बड़े मनफी नताइज सामने आएंगे। कैलाश ने झुलाकर कहा, फिर नरम आवाज़ में बोला, मैं तुमसे दरख्वास्त करूंगा कि इन लोगों के पीछे लाठी लेकर अंधाधुंध दौड़ना बंद कर दो, वरना किसी दिन मुंह के बल गिरोगे, फिर तुम्हारा संभालना भी दुश्वार हो जाएगा। तुम्हारे मशवरे का शुक्रिया, लेकिन तुम जानते हो कि मैं मजहबी मामलात में जो राय रखता हूँ उसे दुनिया की कोई ताकत, हत्ता कि मौत भी नहीं बदल सकती। तो क्या तुम्हारे मरने के बाद हमें तुम्हारी बदरू की हमाकतों को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा? जेकब खामोश रहा। उसने अपना रुख दूसरी जानिब फेर लिया तो कैलाश ने इत्मीनान का सांस लिया, फिर मुझसे मुखातिब हो गया। मुझे हैरत है कि अभी तक कबीले वालों को हमारे फरार की खबर नहीं मिली, वरना वो हमें रोकने या जान से मार डालने की कोशिश जरूर करते। हो सकता है वो हमें बस्ती में तलाश कर रहे हों, साबरी ने कहा। मैं सिर्फ बोगा के बारे में गौर कर रहा हूँ, मैंने पुरख्याल लहजे में जवाब दिया। मुझे यकीन है कि मुकद्दस औरिगा ने उसे अनगिनत पुरस्कार और जिस्मानी कुव्वतों से नवाजा होगा, फिर वो हमारी जानिब से क्यों गाफिल रहा? क्या उन ताकतों के जरिए इस बात का पता नहीं चला सकता था कि हम फरार होने के बाद किधर का रुख इख्तियार करेंगे? और मैं अभी जुमला मुकम्मल नहीं कर सका था कि हमें साहिल की तरफ से शोरगुल की आवाज़ें सुनाई दी। हमने नज़र घुमाकर देखा, बोगर उसके साथियों को हमारे फरार का इल्म हो गया था। कश्ती वाले चबूतरे के करीब हमें अनगिनत मोमी शमें हरकत करती नजर आईं। शायद वो हमें तलाश करते फिर रहे थे, या फिर हम तक पहुंचने का कोई तरीका सोच रहे थे। टॉमी खतरे की बू पाकर उठ खड़ा हुआ और तेजी से अपनी दुम हिलाने लगा, लेकिन उसने भौंकने की हमाकत नहीं की। साबरी ने और तेजी से चप्पू चलाना शुरू कर दिए। क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि अब तुम साबरी के हाथ से चप्पू ले लो? कैलाश ने जेकब से कहा। तुम किस मर्ज की दबाओ? तुम्हारी बात दीगर है, कैलाश बोला। साबरी ने रवानगी से कबल कहा था कि वो तुम्हारे साथ मौत भी गवारा कर सकती है। यह साबरी का ख्याल था, मेरा नहीं। यार खुदा के लिए कम अज़ कम इस वक्त तो अपनी नोक झोंक से बाज आ जाओ, मैंने कहा। फिर साबरी से बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि जो लोग साहिल पर जमा हो रहे हैं वह हमारा ताक़ुब करने की कोशिश नहीं करेंगे? सूरज की रोशनी होती तो शायद पूरा कबीला हमें रोकने की खातिर समुद्री झील में कूद पड़ता, लेकिन रात के अंधेरे में वो पानी में कदम रखना भी शदीद गुनाह समझती हैं। इसलिए हम लोग इस वक्त हर लिहाज से महफूज हैं। मैं समझा नहीं, कैलाश ने सवाल किया। वो रात के वक्त झील में उतरने को गुनाह क्यों ख्याल करते हैं? उनका ख्याल है कि रात के वक्त मुकद्दस औरिगा के आराम के लिए वक्फ है। औरिगा पानी का शोर पसंद नहीं करता। ये तमाम की तमाम जहालत की बातें हैं। जेकब बुरा समूह बनाकर बोला, मज़हब से भटक कर इंसान जानवरों से भी बदतर हो जाता है। एक अहम बात और रह जाती है, मैंने कुछ सोच कर कहा। अगर बोगा के पास कोई तीसरी कश्ती मौजूद होगी तो वह सुबह का उजाला फैलते ही अपने आदमियों को लेकर हमारे ऊपर चढ़ दौड़ने की कोशिश करेगा। नहीं, वो किसी हालत में भी किनारे वाली चट्टान से आगे बढ़ने की हमाकत नहीं करेंगे, साबरी ने कहा। ये बात मुझे भी बखूबी मालूम है कि कबीले के लोगों ने कभी किनारे वाली चट्टान से आगे कदम बढ़ाने की जसारत नहीं की। उनका ख्याल है औरिगा अपने दरमियान कमतर और हकीन इंसानों की मौजूदगी पसंद नहीं करता। कबीले में किसी तीसरी कश्ती की मौजूदगी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जेकब ने पूछा। मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकती, मगर मुझे यकीन है कि या तो औरफीना के साल पर कहीं कोई तीसरी कश्ती ज़रूर मौजूद होगी, या बोगा के आदमी रातों रात कोई कश्ती ज़रूर बना लेंगे। कोई ख़ास वजह? जेकब ने कैलाश को घूरा। मेरा ज़ाती ख्याल भी यही है, ख्वाह कोई भी तरीका क्यों न इख्तियार किया जाए, लेकिन वो हर हालत में उरुस ताश के लिए फल फ्रूट और चढ़ावे लेकर किनारे तक ज़रूर पहुँचेंगे। उरुस ताश? जेकब चौंका। ये किस बला का नाम है? परेशान मत हो, किनारे पर तुम्हारा कदम पड़ते ही तमाम बलाएं भाग जाएंगी। कैलाश ने जुमला चुस्त किया तो जेकब बुरा समूह बनाकर खामोश हो गया। मैंने दोबारा कबीले वाले साहिल की सिमत देखा, जहां मोमी शमें बदस्तूर टिमटिमाती नजर आ रही थी। साबरी जिस महारत और दलेरी से चप्पू चला रही थी, उससे हमारी कश्तियों की रफ्तार पहले के मुकाबले में खासी तेज हो गई। चुनाचे हम कुछ देर बाद उस घाट नुमा चट्टान तक पहुंच गए, जहां कबीले के लोग गुरु सताश के लिए नजराने के फल और खाने रखकर चले जाते थे। सबसे पहले कैलाश ने उछलकर संगलाख चट्टान पर कदम रखा, लेकिन अगर वह संभल ना गया होता तो किनारे के फिसलन जो काई जम जाने के सबब पैदा हो गई थी, उसे वापस कश्ती में ले आती। कैलाश के बाद जेकब और फिर मैंने संभल संभल कर साहिल पर कदम रखा, लेकिन साबरी हिचकिचा रही थी। एक तवील अरसे तक औरफीना के कबीले में जिंदगी गुजारने के सबब वो भी उनके रंग में डूब चुकी थी। क्या बात है साबरी? मैंने संजीदगी से कहा। तुम किस बात से खौफजदा हो? जमाल बोगा का कहना है कि उसके मखसूस पुजारियों के सिवा जो भी कश्तियों से साल के सिमत कदम बढ़ाता है वो जिंदा नहीं रहता। फिक्र मत करो, यहाँ फादर जेकब भी हमारे साथ है, कैलाश ने कहा। और मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हें अपने अलावा किसी और पर नहीं मारने देगा, इसलिए तुम बेला खौफ कश्ती से उतरो। क्या बेहूदगी है?
जेकब ने सरगोशी की। वो तिलमिला उठा था। कमबख्त, एक बार तू जरा गौर से देख ले, जिसे तू बेहूदगी कह रहा है वो किस कदर तंदुरुस्त और तमन्ना और पुरकशिश लड़की है। कैलाश ने आहिस्ता से निहायत शायराना लहजे में जेकब से कहा। फिर आगे बढ़कर उसने सावरी का हाथ थामकर उसे भी साल पर खींच लिया। इस ख्याल से कि कहीं बोगा के कबीले का कोई सरफिरा रात के गुप्त अंधेरे में हम तक पहुंचने की कोशिश ना कर बैठे। हमने कश्तियों से पहले सामान उतारा, फिर कश्तियों को भी दूर तक घसीट लाए। कैलाश ने जल्दबाजी के बावजूद थैलों में ज़रूरत की खासी चीज़ें ठूंस ली थीं। दूसरी कश्ती जिसमें सामान था उसमें भुना हुआ गोश्त और फल वगैरह भी इतनी मिकदार में मौजूद थे कि हम 3-4 रोज़ तक बासानी शकम शेर होकर गुजारा कर सकते थे। मैंने सावरी से पूछा तो उसने बताया कि कबीले के लोग सरे शाम ही से कश्ती में नजराने और खाने जमा करने शुरू कर देते हैं और सुबह होते ही मखसूस पुजारी उन्हें चिकनी चट्टान तक पहुंचा देते हैं। यहाँ तो हर तरफ सीलन और काई की चिकनाहट मौजूद है। जेकब ने कहा तो कैलाश की रगे शरारत फड़फड़ाई। जरा संभल कर कदम उठाना, सावरी भी हमारे साथ है, कहीं तुम फिसल ही ना जाना। हरचंद के इस वक्त चारों सिमत तारीकी का राज था, लेकिन हमने मोहल्ले वकू का जायजा लेना शुरू कर दिया। हमने जिस मुकाम पर कदम रखा था वह हमवार चिकनी चट्टान इतनी लंबी चौड़ी और मस्ता थी कि तराशा हुआ चबूतरा मालूम होती। पानी की सिमत जो किनारा था वहां तराशी हुई लातादाद खोंटियां से बनी थी, जिससे यकीनन कश्तियां बांधने का काम लिया जाता था। हम बहुत देर तक इर्द गिर्द का जायजा लेते रहे, फिर यही तय पाया कि इस वक्त आराम किया जाए और सुबह होने के बाद आगे बढ़ा जाए। चुनाचे हम कश्तियों से कुछ फासले पर एक खुश्क मुकाम तलाश करके खुले आसमान के नीचे लेट गए। किसी पेश आने वाले खतरे के इम्कानात के तहत हमने फैसला किया कि एक आदमी बारी बारी जाग कर पहरा देता रहे। कुरानदाजी में पहला नाम जेकब का निकला, इसलिए वो बैठा रहा। भूरी पहाड़ी पर कदम रखते ही हमें जो सुकून मिला वो नाकाबिले बयान है। सभी के चेहरे उस खौफ और राज से आज़ाद नजर आ रहे थे जो औरफीना के क़याम के दौरान हर वक्त मुसल्लत रहता था। अलबत्ता सावरी अभी तक कुछ बुझी बुझी और फिक्रमंद दिखाई दे रही थी। दूसरी सुबह हम खिलाफ तवक्को बहुत जल्द बेदार हो गए। कैलाश की ड्यूटी हालांकि रात के तीसरे हिस्से में थी, लेकिन वो भी तकरीबन हमारे साथ ही उठ बैठा। सबसे पहले हमने झील के साफ और शफाफ और ठंडे पानी में गुसल किया। सावरी दूर बैठी हमें पानी में तैरते और डुबकियां लगाते देखती रही। फिर जब हम बाहर आए तो सावरी निहायत सलीके से हमारे लिए नाश्ते का दस्तरख्वान तरतीब दे चुकी थी। हमने एक अरसे बाद सैर होकर नाश्ता किया, फिर गिरदो पेश के हसीन मनाजिर देखने लगे। कैलाश बतौर खास काफ़ी पुरसुकून और खुश नजर आ रहा था, शायद इसलिए कि वहाँ जो कुछ था वो ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। एक कदीम तहजीब के आसार हमें वाज़े तौर पर नजर आ रहे थे। सावरी इन तमाम मनाजिर को हैरत से आंखें फाड़े देख रही थी, क्योंकि वहाँ का माहौल औरफीना के माहौल से बहुत मुख्तलिफ और पुरसुकून था। मुझे ख़ास तौर पर एक अजीब सी मुसरत का एहसास हो रहा था। ऐसा फरहद बख्श इत्मीनान और सुकून मिल रहा था जो किसी थके हुए मुसाफिर को अपनी मंजिल पर पहुँच कर होता है। एक वजदानी कैफियत मेरे पूरे वजूद पर तारी थी। मेरी रूह ऐसी सरशारी महसूस कर रही थी जिसको कोई नाम देना मुश्किल था। जेकब भी हैरत से आंखें फाड़े माहौल का जायजा ले रहा था। किनारे से दूर तक हर सिमत हमवार ज़मीन फैली हुई थी। चट्टान से कोई 100 गज के फासले पर पत्थर की बनी हुई एक सड़क थी जो आगे जाकर एक गार के धाने में जम हो गई थी। इस रास्ते पर हमने एक खास चीज़ देखी। सड़क के दोनों किनारों पर क्यारियां बनी हुई थीं और इसके दरमियान तकरीबन 10 फुट चौड़ा रास्ता था। हम टहलते हुए इस रास्ते के करीब पहुंच गए। इस रास्ते के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है जमाल? कैलाश ने पूछा। क्या पत्थर का ये रास्ता हज़ारों साल पुराना नजर नहीं आता? मैं तुम्हारे ख्याल से मुत्तफिक हूँ, मैंने रास्ते को गौर से देखते हुए कहा। इसका पत्थर अंदर तक घुस गया है, जैसे बरसा बरस तक इस पर लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहा है। तुम्हारा मुशाहिदा खासा गहरा और तेज मालूम होता है। कैलाश ने तहसीन आमेज नज़रों से मुझे देखा और फिर जेकब से बोला, क्यों फादर, तुम्हारी क्या राय है? कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि यह जगह महफूज है और तो हम परस्त लोग डर के मारे आज तक यहाँ नहीं आए। जेकब ने संजीदगी से जवाब दिया, लेकिन कबल अज वक्त हमें किसी खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अभी हमने पूरे जजीरे का जायजा नहीं लिया। मुझे तो यह हमवार मैदान किसी एयरपोर्ट की तरह नजर आता है। मुमकिन है किसी ज़माने में यहाँ उड़न खटोले उतरते हों। कैलाश मुस्तकिल जेकब को घिसने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल गलत, जेकब तेजी से बोला। जमाल ने अभी इन रास्तों को जिस दौर से मिला है उस दौर में हवाई जहाज़ का कोई वजूद नहीं था। अलबत्ता ये मुमकिन है कि उस दौर के लोगों ने किसी किस्म की हवाई मशीन ईजाद कर लियो। मुझे यह सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा है, सावरी बोली। बोगा ने यहाँ का जो तस्वुर पेश किया था ये जगह उससे कतई मुख्तलिफ नजर आ रही है। क्या ख्याल है, हम गार की जानिब चलें? मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, फिर अपने कदम आगे बढ़ा दिए। न जाने क्यों एक अनजानी कशिश मुझे सबसे पहले उस गार की सिमत जाने पर उकसा रही थी। टॉमी मेरे हमरा था और खुशी से उछलता फिर रहा था। कैलाश ने अपना सफरी बैग उठाकर शानों से लटका लिया, जिसमें दुनिया जहान की अलम गलम चीज़ें मौजूद रहती थीं। जेकब गार की जानिब बढ़ने से कतरा रहा था, लेकिन कैलाश को आगे बढ़ता देखकर वो भी चारों नाचार हमारे साथ हो लिया।
साबरी को उसने सामान और कश्ती की निगरानी की ताकीद कर दी थी, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आई। कुछ देर बाद हम गार के धाने पर खड़े थे। धाने के सामने पत्थर की बनी हुई रंगीन मेहराब कोई 100 फुट बुलंद रही होगी। इस पर संग तराशी के खूबसूरत नकूश आज भी वाजे थे। अलबत्ता कहीं कहीं से पत्थर उखड़ा हुआ नजर आ रहा था। धाने के ऐन ऊपर एक पहाड़ी चट्टान छज्जे की तरह दूर तक बाहर निकली हुई थी। यही सबब था कि दूर से गार का धाना तारीक और धुंधला धुंधला नजर आता था। मेरा अंदाजा है कि कुछ अरसे तक ये गार भी झील के पानी में डूबा रहा है। मैंने कहीं कहीं नजर आने वाली काई को बगौर देखते हुए कहा, हो सकता है कि ये पूरा जजीरा करके आब रहा हो और किसी जल्जले के शदीद झटके के सबब पानी की सतह से ऊपर आ गया हो। बहरहाल ये बात यकीनी नजर आती है कि ये जजीरा कभी बेहद आबाद और खुशहाल रहा होगा। आबाद तो खैर ठीक है, जेकब ने जिरहा की। इन इमारतों को देखकर कोई भी इस किस्म की क्या सराई कर सकता है, लेकिन तुम इतने यकीन से उन लोगों को खुशहाल किस तरह कह सकते हो जो यहाँ आबाद होंगे? अगर कोई कूड़ मगज ना होते तो मेहराब पर बने हुए नकूश और सड़क के अतराफ क्यारियों की मौजूदगी से भी जमाल की बात की तस्दीक कर सकते थे। तुमने जो दलील पेश किया वो भी इंतहाई बचकाना और फिसफिसी साबित की जा सकती है। जेकब ने झुल्लाकर जवाब दिया, क्या ये नहीं हो सकता कि हम इस वक्त जजीरे के जिस इलाके में हैं सिर्फ यही हिस्सा खुशहाल लोगों से आबाद रहो और बाकी इलाका फाका मस्तों पर मुश्तमिल हो? अगर तुम्हारी दलील तस्लीम कर ली जाए तो फिर एक अहमकाना नतीजा और भी अखज़ किया जा सकता है, कैलाश ने कहा। इससे जजीरा नुमा के दोबारा नमूदार होने में किसी जल्जले के इम्कानात के अलावा किसी जलाली देवता की करवट या अंगड़ाई को भी दखल हो सकता है। क्या मतलब? जेकब ने पूछा। किस बात का मतलब दरियाफ्त करना चाहते हो, करवट का या अंगड़ाई का? कैलाश, मैंने जेकब और कैलाश की नोक-झोंक को खत्म कराने की खातिर संजीदगी से पूछा। क्या तुम टॉर्च या लैंप साथ लाए हो? खैरियत? कैलाश ने फिर जेकब को छेड़ने की खातिर ताजुब का इजहार किया। क्या तुम फादर की नामाकूलियत पर रोशनी डालना चाहते हो? मैंने कैलाश की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जेकब गुस्से में होंठ चबाकर रह गया। फिर हम गार के अंदर दाखिल हो गए। कैलाश ने चरमी बैग से एक टॉर्च निकालकर मेरे हवाले कर दी और खुद लैंप संभाल लिया। जेकब कैलाश के करीब से हटकर मेरे उल्टे हाथ पर आ गया। सुरंगनुमा रास्ते पर कुछ दूर चलने के बाद हम एक ऐसी जगह पहुंच गई जो वसी और कुशादा सेन की तरह दूर तक फैली हुई थी। इसके ऊपर छत भी थी, लेकिन इतनी बुलंद कि टॉर्च की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच सकी। इसकी बुलंदी का अंदाजा हमारे कदमों की सदाए बाज गश्त से भी हो रहा था। यह जगह बिल्कुल ओलंपिया के कदीम गार की तरह मालूम हो रही है, जेकब ने आहिस्ता से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ की गूंज भी दूर तक सुनाई दी। खिलाफ तवक्को इस बार जेकब ने कैलाश पर कोई फिक्रा नहीं चुस्त किया। हम मोहतात अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते रहे। टॉमी बदस्तूर मेरे आगे आगे चल रहा था। हमारे पैरों के नीचे जो फर्श था वो हमवार और पुख्ता था, लेकिन वहां पत्थरों से गिरने वाली गर्द सदियों से जमा हो रही थी। मैंने एक जगह रुककर गर्द को खुरच कर देखा तो फर्श की सतह चिकने से पत्थर की नजर आई। अब क्या ख्याल है तुम्हारा? मैंने जेकब से पूछा। हैरत अंगेज, जेकब ने स्याह चिकने फर्श को हाथ से महसूस करते हुए कहा। जो लोग सदियों पहले यहाँ आबाद होंगे वो यकीनन अपने वक्त के बेहतरीन मेमार भी थे। फर्श देखकर यही अंदाजा होता है। कैलाश हमें छोड़कर आगे बढ़ गया था। अचानक उसने हमें आवाज़ दी तो हम जल्दी से उठकर उसके करीब पहुंच गए। वो लैंप हाथ में बुलंद के कह रहा था, जमाल देखो ये क्या है। हम हैरत ज़दा निगाहों से उस ढांचे को देखने लगे जो तकरीबन 30 फुट ऊंचा और 80 फुट लंबा रहा होगा। वो जर्द रंग की किसी चमकदार धात से बनाया गया था। हम ढांचे के करीब जाकर उसका बगौर जायजा लेने लगे। अगर मेरा ख्याल गलत नहीं तो ये किसी मशीन का ढांचा लगता है, मैंने कहा। इसे गौर से देखो, जिस धात से इसे बनाया गया है उस पर अभी तक जंग के मामूली से असरात भी नजर नहीं आते। निचला हिस्सा गर्द में दबा हुआ है। अगर हम इस गर्द को हटाकर देखें तो कुछ नए इंकशाफात भी हो सकते हैं। कुछ दूर आगे जाकर हमें उसी किस्म के 2 ढांचे और भी नजर आए। मुझे यह जगह हवाई मशीनों का अड्डा मालूम होती है, कैलाश ने संजीदगी से कहा। यह नतीजा चौथी जमात का कोई कुंद जहन तालिब इल्म भी अखज़ कर सकता था। इस बार जेकब ने कैलाश पर फिक्रा चुस्त किया, लेकिन कैलाश ने पलटकर कोई जवाब देने की बजाय सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। शायद वह फौरी तौर पर जेकब से उलझने के मूड में नहीं था, या फिर उसे बोलने के मजीद मौके फराहम करना चाहता था। मैं अजीबोगरीब अंदाज और साख्त के ढांचों को देखता हुआ कार के बाएं हिस्से की जानिब बढ़ने लगा। थोड़ी दूर ही आगे बढ़ा था कि मुझे तारीकी में कोई बुलंद सी चीज़ नजर आई। मैं तेजी से टॉमी के साथ उसकी सिमत बढ़ा, फिर अचानक डर कर पीछे हटा क्योंकि वो कोई देवजाद नजर आ रहा था जो गालिबन खामोश खड़ा हमारी हरकतों सकनात का जायजा ले रहा था। मेरे पीछे हटते ही टॉमी ने खतरे की बू सूंघकर भौंकना शुरू कर दिया। जब उस मुहीब देवजाद ने कोई हरकत न की तो मैं हिम्मत कर ही आगे बढ़ा, और फिर मैंने रोशनी का दायरा वसी किया तो मालूम हुआ कि वो चीज़ जिसे मैं देवजाद समझ रहा था एक देव कामत मुजस्मा था जो एक बहुत बड़े चबूतरे पर खड़ा था, और इस तक पहुंचने के लिए 8 बुलंद और 24 सीढ़ियां बनी हुई थीं। बुनियाद का चबूतरा तकरीबन 50 मुरब्बा फुट रहा होगा।
लेकिन जिस पायदान पर वो मुजस्मा खड़ा था वह मुश्किल 6 मुरब्बा फुट था। कैलाश ने करीब आकर लैंप का रुख भी मुजस्मे की सिमत किया तो वो और ज्यादा वाज़ेह नजर आने लगा। मुजस्मे की लंबाई 8 फुट के लगभग थी। हम सब की निगाहें उसी पर जमी हुई थीं। वो कफन जैसे लिबास में लिपटा हुआ था, लेकिन इस तरह कि उसका दाएं बाजू बाहर था, जिसमें उसने एक मशाल पकड़ रखी थी। गर्दन और उसके ऊपर का हिस्सा भी लिबास से बाहर था। चेहरा मर्द का था। लंबी नाक, पतले पतले बारीक होंठ, बड़ी बड़ी आंखें, जिनसे नशे की सरमस्ती यहाँ थी। चेहरे के बाकी हिस्से से बला की संजीदगी और जहानत के पुरसुकून आसार नुमाया थे, जैसे महात्मा बुद्ध सामने खड़े हों। पेशानी के ऊपर मशरकी तर्ज का साफा सा बंदा था, जिसके दोनों जानिब छोटे छोटे पर निकले हुए थे। मुजस्मे का वो हिस्सा नींद के यूनानी देवता हिंसपास से मिलता जुलता था। लिबादे के अंदर से पुश्त की जानिब 2 बड़े बड़े पर साफ दिखाई दे रहे थे। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो फिजा में परवाज की तैयारी कर रहा हो। उसके पैर और बाजू पर पट्टों और नसों को स्या मरमर या इसी किस्म के किसी पत्थर से इतने हसीन और खूबसूरत अंदाज में उभारा गया था कि यह गुमान होता था कि चबूतरे पर कोई जिंदा द्योकामत इंसान खड़ा हो। संग तराशी का ऐसा मुकम्मल और नादिर नमूना हमारी निगाहों से पहले कभी नहीं गुजरा। बिलाशुबा वो एक अनमोल और नायाब शाहकार था, जो अपने वक्त और अपने दौर की बेहतरीन तर्जुमानी कर रहा था। हम अभी अपने अपने ख्यालों में गुम थे कि जेकब ने अचानक चौंकते हुए कहा, जमाल, मुजस्मे के चेहरे को गौर से देखो। ये नाकाबिल यकीन हद तक उस बुत से मुशाबह है जिसे मैंने औरफीना में तबाह किया था। और तब हमने गौर किया तो हैरत ज़दा रह गए। मैंने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे के खदो खाल पर जमा दी। बिलाशुबा वो मुजस्मा उरू का था, जिसकी परस्तिश कबीले के लोग करते थे। मैं तुम्हारी बसारत की दाद देता हूँ, तुमने दुरुस्त अंदाज़ा लगाया। ये मुजस्मा 100% उरू का है। मैं इसे भी तबाह कर दूंगा, मिसमार कर दूंगा। जेकब मुठ्ठियां भींच कर बोला, इसकी मौजूदगी हमारे लिए भूरी पहाड़ियों पर भी कोई नेक शगुन साबित नहीं होगी, इसलिए इसका तबाह कर देना ही मुनासिब होगा। तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? कैलाश ने उसे गुस्से से घूरा। भला एक मुजस्मे की मौजूदगी हमारे हालात पर किस तरह असरअंदाज हो सकती है? हैरत है तुम पादरी होने के बावजूद ऐसी फजूल बातों पर एतकाद रखते हो। ख्वाह तुम कुछ भी कहो, मैं पहली फुर्सत में इसे बर्बाद करने की कोशिश जरूर करूंगा। अगर तुम आखिरी फैसला कर चुके हो तो फिर देर किस बात की है? चलो शुरू हो जाओ। मुजस्मे से सर टकराना यकीनन फैसला कौन साबित होगा। या तो तुम काम आ जाओगे या ये मुजस्मा तुम्हारे ऊपर गिर पड़ेगा। कैलाश, मैं दरमियान में बोल पड़ा। जेकब एक एतबार से ठीक कह रहे। अगर बोगा और उसके कबीले के लोगों को इल्म हो गया कि उनके देवता का इस कदर हसीन मुजस्मा यहाँ मौजूद है, तो वो और ज्यादा इसकी परस्तिश शुरू कर देंगे। हो सकता है तुम दुरुस्त सोच रहे हो, लेकिन मैं किसी कीमत पर भी संग तराशी के इस बेमिसल नमूने को तबाह होते नहीं देख सकता। तुमको इख्तियार है, जेकब ने कहा। मुजस्मे की तबाही के वक्त अपनी आंखें बंद कर लेना, मैं कोई एतराज नहीं करूंगा। जमाल ने बुरा किया जो तुम्हें बचा लिया, वरना अब तक तुम बोगा के पुजारियों की गिजा के तौर पर काम आ चुके होते। मैं टॉर्च की रोशनी में मुजस्मे का तफसीली जायजा लेने लगा। अचानक मेरे ज़हन में एक ख्याल कूंदा। मैंने मिस्र की कदीम तारीख में उरू के मुजस्मे से मुशाबा मुजस्मा कहीं ज़रूर देखा था। मैं अपनी याददाश्त को कुरीदने लगा। फिर मुझे याद आ गया कि वो मौत का देवता या फरिश्ता था। मिस्र की तारीख में उसे इसी नाम से याद किया गया था। जिंदगी से मौत की दुनिया में परवाज की अलामत उसके पर थे, और मशाल उस रोशनी की अलामत थी जो हयात बादुल मौत में मिलती थी। जिस शख्स ने भी इस मुजस्मे को तराशने, बनाने और संवारने में अपनी महारत सरफ की थी, उसे दूसरी जिंदगी पर ज़रूर यकीन रहा होगा। मैंने कैलाश और जेकब पर इस ख्याल का इजहार किया तो वो भी मुत्तफिक हो गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये मुजस्मा यहाँ क्यों रखा है? जेकब ने बदस्तूर नफरत से कहा। मुमकिन है किसी ज़माने में यह जगह मंदिर के तौर पर इस्तेमाल होती रही हो और मुकामी लोग इस वसीऔरी ज़ेर ज़मीन हॉल में पूजा पाठ के लिए जमा होते हो। कैलाश बोला। तुम्हें इसके यहाँ होने पर क्यों एतराज़ है? इसलिए कि ये बातें मेरे मसलक के खिलाफ हैं। जेकब, कैलाश यकलख्त संजीदा हो गया। तुम क्या खुदाई फौजदार हो जो दूसरों के मजहब और उनके अकीदों पर उंगलियां उठाने का इख्तियार रखते हो? तुम गलत समझ रहे हो मेरे दोस्त। खिलाफ तवक्को जेकब नरम आवाज में बोला। मेरा मकसद किसी मौके पर तुम्हें परेशान करना नहीं था, रब अजीम की कसम। मैं किसी के मजहब को बुरा नहीं समझता, लेकिन मुझे इस जहालत और दीवानगी पर ज़रूर एतराज़ है जो इंसान को उनके रास्ते से गुमराह कर देती है। मैंने महसूस किया कि जेकब और कैलाश के दरमियान गुफ्तगू कुछ ज़्यादा ही संजीदगी इख्तियार करती जा रही है। इसलिए मैंने एक और मौजू छेड़ दिया। जल्दी दोनों के दिलों के गुबार धुल गया। वह दोनों बेतकल्लुफ़ दोस्त थे। मैं जानता था कि उनके दरमियान जो वक्ती तलखी पैदा हुई है वह ज़्यादा देर तक बरकरार न रह सकेगी। हम सीढ़ियाँ तय करते हुए ऊपर पायदान तक गए। मुजस्मे पर भी गर्द की दबीज तहें मौजूद थीं। खासी देर तक हम इसका करीब से जायजा लेते रहे, फिर उतर कर नीचे आ गए। दोबारा गार में आगे बढ़ना शुरू किया। वह मुश्किल 15-20 गज आगे गए होंगे कि कैलाश ने चिल्लाकर कहा, जमाल, एहतियात से देखभाल कर कदम आगे बढ़ाना। यहाँ मुझे एक गहरा कुआं या गड़ा भी नजर आ रहा है।
लेकिन तारीकी की वजह से इसकी गहराई का अंदाज़ा फिलहाल नहीं लगाया जा सकता। कैलाश की आवाज़ पर हम उसके करीब चले गए। मैंने उस कुएं में टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन उसकी सतह बदस्तूर हमारी निगाहों से ओझल रही। मुमकिन है गार का ये हिस्सा किसी जल्जले की वजह से नीचे बैठ गया हो, मैंने कहा। नहीं, कैलाश ने गड्ढे के करीब फर्श के कोने पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया। पहले मेरे जहन में भी यही ख्याल उभरा था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जल्जले के झटकों ने इस हिस्से को मुतासिर किया होता तो सबसे पहले वो सुतून टूटते जिन्होंने इस इमारत को सदियों से अपने ऊपर उठा रखा है। तुम जरा फर्श के कोने को देखो, यहाँ भी गोलाई से प्लास्टर किया गया है। मैंने उकड़ों बैठकर फर्श का मुआयना किया तो मुझे भी कैलाश के ख्याल से मुत्तफिक होना पड़ा। फिर तुम्हारे ख्याल में यह कुआं इबादतगाह के दरमियान में किस मकसद से तामीर किया गया होगा? जेकब ने पूछा। हो सकता है कि उस दौर में भी तुम्हारे जैसे सरफिरे मौजूद रहे हों जिनको सजा देने की खातिर यह कुआं वजूद में आया हो। मेरा अंदाज़ा कुछ और है। वो क्या? कैलाश मेरी सिमत वजाहत तलब नज़रों से देखने लगा। जिस तादाद में यहाँ कीमती नवादरात और मुजस्मे नज़र आ रही हैं, उसके पेश नज़र यही सोचा जा सकता है कि यह गढ़ा किसी किस्म का ज़मीन दोज रास्ता रहा होगा। क्या मतलब? जेकब ने तेजी से कहा। क्या पुराने ज़माने के लोग छलांग मार मार कर नीचे जाते होंगे? मुमकिन है कि पूरा हिस्सा किसी किस्म की लिफ्ट हो जिसे कोई खास मैकेनिज्म के जरिए कंट्रोल किया जाता हो। मैंने जेकब की बात को नज़रअंदाज करते हुए कैलाश से कहा, जब तक हम पूरी तरह यहाँ की एक एक चीज़ का बगौर जायज़ा न ले लें, कोई आखिरी नतीजा नहीं अखज़ कर सकते। अलबत्ता एक बात यकीनी है कि सदियों पहले यहाँ जो लोग बसते होंगे वह साइंस और दीगर फ़नून लतीफ़ा के मैदान में भी खासी सूझबूझ के मालिक रहे होंगे। हमने गड़े के साथ एक तवील चक्कर लगाया। इसके दायरे का कतर किसी तरह भी 15 फुट से कम न रहा होगा। फर्श को चारों तरफ से निहायत गोलाई में बनाया गया था, इसलिए हमें यह ख्याल तर्क कर देना पड़ा कि ज़लज़ले के असरात ने इस मुकाम को मुतासिर किया होगा। मेरे जहन में ख्याल तेजी से उभरा। मैंने जेब से एक सिक्का निकालकर गड्ढे के नीचे की जानिब उछाल दिया, फिर कान लगाकर आवाज़ सुनने लगा। तकरीबन 10-12 सेकंड के बाद सिक्के के किसी ठोस चीज़ से टकराने की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारा अंदाज़ा मुझे दुरुस्त मालूम होता है, कैलाश बोला। यह कोई ज़मीन दोज रास्ता है जिसे किसी खास मैकेनिज्म से कंट्रोल किया जाता होगा। मेरा ख्याल है कि अब हमें वापस लौटना चाहिए। क्यों? कैलाश ने जेकब को घूरते हुए पूछा। क्या तुम्हें यहाँ के आसार कदीमा से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं? बात आसार कदीमा की नहीं, दूर अंदेशी की है। हमारे पास बैटरी सेल का ज़्यादा ज़ख़ीरा नहीं है, इसलिए हमें इनका इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए, जेकब ने संजीदगी से कहा। सदियों पहले जिन मेमारों, साइंसदानों और दानिशवरों की कोशिशों ने इस हिस्से को तामीर किया होगा, उन्होंने यहाँ टॉर्च के अलावा कुदरती रोशनी का भी ज़रूर ख्याल रखा होगा। गुड, तुमने बहुत दिनों बाद एक कायदे की बात कही है, कैलाश बोला। फिर हमने वापसी के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। अचानक मुझे ख्याल आया कि मेरा टॉमी मौजूद नहीं है। मैंने जेकब से पूछा तो उसने बताया कि वो मुजस्मे के चबूतरे वाली आखिरी सुरंग पर कुछ सूंघता फिर रहा था। हम वहां पहुंचे तो जेकब का ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। टॉमी आखिरी सीढ़ी की बुनियाद को बार बार सूंघता था, फिर पंजों से उस मुकाम को खोदने की नाकाम कोशिश करने लगता। मैं बड़ी तवज्जो से टॉमी की हरकतों को देखता रहा। ये गालबन अपने लिए खुराक तलाश कर रहा है, जेकब ने कहा। अब तुम अपने ख्याल की मुनासबत से यह भी कहोगे कि सीढ़ी के दूसरी जानिब कोई चूहा भी ज़रूर मौजूद है जो आवाज़ देकर टॉमी की इश्तहा को भड़का रहा है। मैंने टॉमी को आवाज़ दी वो पहला मौका था जब टॉमी ने मेरी आवाज़ पर कोई ध्यान न दिया, बदस्तूर पंजों से बुनियाद खोदने में मशगूल रहा। मैंने दूसरी बार कदर ऊंची आवाज़ में पुकारा, लेकिन इस बार भी वो अपनी जद्दोजहद में मसरूफ़ रहा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने आगे बढ़कर उसके गले में पड़े हुए पट्टे पर हाथ डाला, फिर उसे बमुश्किल खींचता हुआ कार के बाहर ले आया। उस रोज़ मुझे टॉमी की वो हरकत सख्त गरां और नागवार गुजरी थी, लेकिन क्या मालूम था कि टॉमी की वही हरकत बाद में हमारे लिए एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ का सबब बन जाएगी। गार से बाहर उस वक्त हल्की हल्की धूप बेहद खुशगवार महसूस हो रही थी। हमने अपने पड़ाव के लिए उसी गार के धाने के करीब का एक हिस्सा मुंतखब किया। चुनाचे सबसे पहले अपना साजो सामान और फिर कश्तियों को भी घसीट कर गार के धाने के अंदर तक ले आए, ताकि खाने पीने का सामान भी महफूज रहे और हम भी दूर से अपने दुश्मन की निगाहों में ना आ सकें। इस काम से फारिग होकर हम पहाड़ी के दामन में फैले हुए इलाके में निकल खड़े हुए। इस बार सावरी भी हमारे साथ थी। पहाड़ी दामन का वो इलाका हमारी तवक्को के बरखिलाफ काफ़ी वसी था और तकरीबन 3 मील के दायरे में फैला हुआ था और बेहद जरखेज़ था। किनारों से ऊपर का हिस्सा सरसब्ज झाड़ियों और घने जंगलात में भरा हुआ था, लेकिन यहाँ अभी तक ना तो मुझे कोई इंसान नजर आया, न जंगली जानवरों के वजूद का कोई निशान मिला। मेरे ज़हन में जीने की दास्तान का एक एक लफ्ज़ महफूज था, मगर वहाँ मुझे कोई जादूगर या मफूकुल फितरत मखलूक नहीं दिखाई दी। मुमकिन है वो मैं देखकर अपने पुरस्रार कुव्वतों के सबब वक्ती तौर पर निगाहों से ओझल हो गए हों और खामोशी से हमारी नकल व हरकत का जायज़ा ले रहे हों। मैंने जीनी की दास्तान को सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रखा था। अगर जेकब को भी जीनी की कहानी मालूम होती तो शायद वह इन घने जंगलात से गुजरने की हिम्मत कभी ना करता। बहरहाल हम सियाहों की तरह इलाके का जायज़ा लेते रहे। नशेबी इलाके से जब हम और बुलंदी पर गए तो कई मुकामात पर हमें वैसे ही गड्ढे नजर आए।
जैसे झील के किनारे मौजूद थे। चारों तरफ घूमने फिरने के बाद हमने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। तुम लोगों के इरादे क्या हैं? जेकब ने कहा। क्या है कि दिन में तमाम इलाका देखने का तहिया कर चुके हो? तुम अगर थकन महसूस कर रहे हो तो सब्जे पर सावरी के साथ बैठकर सस्ता लो। मैं और जमाल तो ऊपर तक जाएंगे। मैं भी आप लोगों के हमरा चलूंगी। सावरी, जो एक एक चीज को बहुत हैरत से देख रही थी, संजीदगी से बोली। हमें कोई एतराज नहीं, कैलाश बोला। तुम खुशी से हमारे साथ चलो, लेकिन क्या तुम फादर जेकब को कंधे पर बिठाकर पहाड़ी पर चढ़ सकोगी? हमाकत की बातों से गुरेज किया करो। जेकब झुल्ला गया। मैं इतना गया गुजरा भी नहीं कि किसी औरत के कांधों पर बैठकर सफर करना पसंद करूं। जो हरकत इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर की जाए, उसमें शर्म हया को भला क्या दखल हो सकता है? वैसे तुम अगर पैरों से चलना चाहते हो तो भी हमें कोई एतराज नहीं। जेकब ने घूर कर कैलाश को देखा। कुछ कहना चाहता था, लेकिन सावरी की मौजूदगी में खामोश रहने में ज्यादा आफियत समझी। फिर हमारे साथ साथ ऊपर की जानिब चढ़ना शुरू कर दिया। ऊपर जाने का वो रास्ता जो हमने उस वक्त इख्तियार किया खासा पुरखतर और मखदूश था, लेकिन बहरहाल हम किसी न किसी तरह ऊपर तक पहुंच गए। मेरा ख्याल था कि सावरी दरमियान में ही बोल जाएगी, लेकिन मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। वो ऊपर पहुंचने के बाद भी चाको चौबंद नजर आ रही थी। अलबत्ता जेकब लंबी लंबी सांसें ले रहा था, जो इस बात की दलील थी कि वो बहुत ज्यादा थक गया है। कुछ देर सस्ताने के बाद हमने दोबारा अपना सफर शुरू किया। वो छज्जे जो हमें नीचे से नजर आ रहे थे, चट्टानों को बड़ी मेहनत और महारत से काटकर बनाए गए थे, जहां पर कभी एक शहर आबाद रहा होगा। लेकिन अब महज उसके खंडरात बाकी रह गए थे। हर तरफ तबाही के जबरदस्त आसार नजर आते थे। पहाड़ी की चोटी के करीब गालिबन कोई अजीम शान मंदिर था, जिसकी दीवारों की बड़ी बड़ी सिल्लें बिखरी पड़ी थीं। कुछ टूटे फूटे मुजस्मे भी मौजूद थे, लेकिन इस तरह रेजा रेजा हो चुके थे कि उन्हें दोबारा सल शक्ल में लाना तकरीबन नामुमकिन था। वो पहाड़ी एक सर्द आतिशफिशां थी। हम और ऊपर गए, जहां से एक सड़क नुमा रास्ता आतिशफिशां के धाने तक बल खाता चला गया था। आतिशफिशां का वो सर्द धाना अब तकरीबन 1 मील चौड़ी झील बन चुका था, जहां पहुंचने के लिए पहाड़ी के किनारे सीढ़ियां बनी हुई थीं। अब मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं कि यह शहर जो अब खंडरात में तब्दील हो चुका है, आतिशफिशां पहाड़ के सर्द हो जाने के बाद ही तामीर हुआ था, और फिर शायद उसी के शदीद झटकों से तबाह बर्बाद होकर खंडरात में बदल गया। क्या कानून की मोटी मोटी किताबों में जोग्राफियाई हालात का जिक्र भी होता है? जेकब ने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की। मैं समझा नहीं। तुमने कानून की किताबों और जोग्राफी का हवाला किस मकसद से दिया? मैंने संजीदगी से जवाब दिया। ये तो जिंदगी के वो मुशाहदे हैं जो कोई इंसान भी हासिल कर सकता है, लेकिन उसका इंसान होना भी शर्त है। कैलाश ने गिरहल गई तो जेकब तिल मिलाकर रह गया। फिर बोला, अभी हमें इन पहाड़ियों पर एक अहम चीज और तलाश करनी है। कोई नई और ताज़ा हमाकत? कैलाश ने कहा। नहीं, मैं तुम्हारा कोई तज़किरा नहीं कर रहा। मेरा इशारा देवताओं के देवता मुक़द्दस औरिगा की तरफ है, जो कबीले वालों के बयान के मुताबिक भूरी पहाड़ियों पर रहता है और अपने दरमियान किसी इंसानी वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जेकब के लहजे में गहरे तंज की आमेजिश थी। किसी खुशफहमी का शिकार भी ना हो जाना। मैंने संजीदगी से जवाब दिया। आज यहाँ हमारा पहला दिन है। हम किसी वक्त भी किसी नई उफ्ताद से दो चार हो सकते हैं। तुम ख्वाह कुछ भी कहो, लेकिन ये इलाका मुझे बेहद पुरसुकून और कुदरती मनाजिर से भरपूर नजर आ रहा है। इबादत और रियाजत के लिए निहायत मुनासिब जगह है। लेकिन आबादी कहाँ से लाओगे? मैंने यूं ही एक सवाल किया तो कैलाश को मौका मिल गया। सरगोशी में बोला, फादर जेकब अगर चाहे तो आबादी का बंदोबस्त भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए उसे सावरी की जानिब झुकना पड़ेगा। मेरा मशवरा है कि अब हम नीचे की जानिब वापस झुकना शुरू कर दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। खिलाफे तवक्को जेकब ने कैलाश की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। दोपहर का खाना खाकर कुछ देर आराम कर लें, ताकि बाकी जायजा शाम को लिया जा सके। जेकब का मशवरा माकूल था। हमें गार के धाने से रवाना हुए तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके थे। धूप की तमाज़त ज़्यादा महसूस होती अगर हवा झील की सिमत से ना चल रही होती। हमने वापसी का रास्ता दूसरी सिमत से इख्तियार किया, जो निस्बतन ज़्यादा आसान था। उस तरफ भी हमें आतिशफिशां से उबलने वाले लावे के बहुत सारे टीले मिले, जो इस बात की तस्दीक करते थे कि भूरी पहाड़ी की वो कदीम और तारीखी इमारतें किसी आतिशफिशां के सर्द होने के बाद ही आलम वजूद में आई थीं। दोपहर का खाना खाने के बाद हम कमर सीधी करने के इरादे से लेट गए। सावरी ने अपने लिए हमारे करीब ही थोड़े फासले पर एक जगह साफ कर ली थी और इस वक्त चट्टान से टेक लगाए किसी गहरी फिक्र में गर्क नजर आ रही थी। जेकब, क्या तुम संजीदा रहकर मेरे एक निहायत माकूल मशवरे पर गौर करोगे? कैलाश ने मध्यम आवाज में कहा। अगर तुम सावरी के सिलसिले में कोई हमाकत की बात जुबान तक लाए, गोया इस वक्त तुम भी उसी के बारे में सोच रहे थे। कैलाश उसकी बात तेजी से काटते हुए बोला, मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो भी इस वक्त तुम्हारे बारे में गौर कर रही है। तुमने इस बात का अंदाज़ा किस तरह लगा लिया? जेकब ने पूछा। क्या सर्जरी के साथ साथ तुम्हें इल्म नजूम से भी शगफ रह चुका है? जुबान को लगाम दो भोंपू की दुम। क्या तुम नहीं जानते कि मैं समुद्री देवता हूँ, और देवता जो बात कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है।
कैलाश ने रोबदार लहजे में वही अंदाज इख्तियार किया जो हमने औरोफिना पर कबीले वालों को मरूब करने की खातिर अपना लिया था। खुदा का शुक्र करो सर्जन के पट्टे कि हम इस जहन्नुम से निकल आए, वरना बोगा ने सबकी असलियत बेनकाब कर दी थी। देखो फादर जेकब, गौर से देखो। साबरी की दराज पलकों पर शबनमी कतरे झिलमिला रहे हैं। उफ, शायद वो बदनसीब लड़की तुम्हारे जैसे बेखबर इंसान के पहलू में मोहब्बत के नगमे अलापने के ख्वाब देख रही है। कैलाश ने इस बार शायनाना लहजे में कहा। मेरा ख्याल है तुमने ज़रूरत से कुछ ज़्यादा नाश्ता कर लिया है, जेकब ने मुस्कुराकर जवाब दिया। पेट ज़्यादा भरा हो तो इंसान को हमेशा इसी किस्म के औल जलोल और बेहुदा ख्यालात गुमराह करते रहते हैं। मैं तुम्हारे ख्याल से मुत्तफिक हूँ मेरे दोस्त, मैंने दबी जुबान में कहा। लेकिन कैलाश, जो कुछ कह रहे उसमें बज़ाहिर कोई बुराई भी नहीं। ज़रा ठंडे दिल से सोचो। क्या सावरी ने महज तुम्हारी खातिर समोरा, बोगा और कबीले वालों से अपनी बरसों की रफ़ाकत को तर्क नहीं कर दिया? निहायत मोहम्मल दलील पेश किया तुमने, जेकब बोला। तुम्हारे जैसे काबिल और शोहरत याफ्ता बैरिस्टर से मुझे इस किस्म की फिसफिसी मंतक पेश करने की कतई उम्मीद नहीं थी। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है। साबरी की हैसियत कबीले के लोगों के दरमियान एक मुलजिम जैसी ही थी जो अपनी सज़ा के दिन भुगता रही थी। जैसे ही उसे फरार का मौका मिला उसने अपनी आमादगी का इजहार कर दिया। मानता हूं तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम किसी बेसहारा को सहारा देना भी गुनाह समझते हो? क्या दूसरी शादी की इजाज़त तुम्हारे मजहब में? प्लीज़ कैलाश, मेरे अजीज़ दोस्त, जेकब ने इस बार गमनाक लहजे में दरख्वास्त की। मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानता, लेकिन एक दरख्वास्त कर रहा हूँ। मुझसे दूसरी शादी की बात दोबारा कभी न करना। मुझे अपनी खोई हुई मोहब्बत, अपनी सिल्विया याद आ जाती है। रब्बी अजीम की कसम, मैं आज भी उसे उठते बैठते याद करता हूँ। उसकी याद मेरी ज़िंदगी का सरमाया है। सॉरी जेकब, कैलाश ने जल्दी से कहा। अगर तुम्हें मेरी बातों से कोई सदमा पहुंचा है तो मैं मुआफ़ी का तलबगार हूँ। जेकब की रुंधी हुई आवाज़ ने मुझे बेहद मुतासिर किया। दरख्शां का तस्वुर मेरे जहन के पर्दों पर उभरने लगा, लेकिन उसी वक्त साबरी की आवाज़ ने हमें चौंका दिया। मेरा ख्याल है कि कबीले के लोग हमारी तलाश में आ रहे हैं। क्या मतलब? मैंने तेजी से उठते हुए साबरी को वजाहत तलब नज़रों से देखा। जेकब और कैलाश भी इस इत्तला पर उठ बैठे और साबरी को घूरने लगे, जो झील की सिमत कान लगाए कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। फिर हमने भी पानी के उस शोर की आवाज़ सुन ली जो गालिबन ज़ोरदार चप्पू चलाने से पैदा हो रही थी। मुझे हैरत हुई। हम किनारे से तकरीबन 100 गज दूर गार के धाने के अंदर थे, लेकिन वो आवाज़ रफ्ता रफ्ता वाज़ेह होती जा रही थी। मैं गौर से सुनता रहा और तब मुझे एहसास हुआ कि वो आवाज़ सदाए बाज़गश्त के असूल पर गार के अंदर सुनाई दे रही थी। हमने साबरी को वहीं रुकने की ताकीद की, फिर अपना असला संभाल कर किनारे की जानिब कदम उठाने लगे। चारों नाचार जेकब को भी हमारे साथ आना पड़ा। साबरी का अंदाज़ा गलत नहीं था। हमने किनारे के करीब पहुंचकर एक कश्ती को अपनी जानिब बढ़ते देखा, जिसमें बोगा और समोरा के अलावा मसनूई चेहरे वाला एक पुजारी भी मौजूद था जो बड़ी मुस्तैदी से चप्पू चला रहा था। क्या ये मुनासिब होगा कि हम उन तीनों को भी ठिकाने लगा दें? जेकब ने होंठ चबाते हुए कहा। मुझे यकीन है कि बोगा और समोरा के बाद कबीले के दूसरे लोग दोबारा इधर आने की जसारत नहीं करेंगे। गलत ख्याल है तुम्हारा, मैंने तेजी से जवाब दिया। रहनुमा के मर जाने से मुनज़्ज़म कौम का शहराजा बिखर जाता है और लोग मनमानी शुरू कर देते हैं। हमें बोगा से गुफ्तगू करने के बाद ही अंदाज़ा हो सकता है कि वो क्या चाहता है। इस वक्त दिन का उजाला है, अगर कभी रात के अंधेरे में उन्होंने चढ़ाई कर दी तो? नामुमकिन। बोगा से पहले समोरा ने भी मुझे यही बताया था कि वो भूरी पहाड़ी पर किनारे से आगे जाने की जरूरत नहीं करते। तुम जो मुनासिब समझो, लेकिन मेरा मशवरा यही है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बोगा ने हाथ का इशारा किया तो मसनूई चेहरे वाले पुजारी ने चप्पू चलाना बंद कर दिया। कश्ती किनारे से कुछ दूर ही रुक गई। फिर बोगा ने हमें मुखातिब किया। समुद्री दोस्तों, हम ये दरख्वास्त लेकर आए हैं कि तुम हमारे साथ वापस चलो। हम तुम्हारी मेहमान नवाजी का अहद करते हैं। तुम जो चाहोगे हमें मंजूर होगा, लेकिन उसके इवज़ तुम्हें हमारी सिर्फ एक बात माननी होगी। तकरीर जारी रखो बोगा, मैं सुन रहा हूँ। मैंने सरद और ठोस लहजा इख्तियार किया। फादर जेकब को हमारे हवाले कर दो। हम उसे देवता उरू के नाम पर भीड़ चढ़ाकर ओरिगा को राज़ी करना चाहते हैं, वरना मुकद्दस ओरिगा का अताब हमें तबाह बर्बाद कर देगा। मुझे बोगा की बात पर हंसी भी आई और गुस्सा भी। मैंने सख्त लहजे में जवाब दिया। सरदार बोगा, मुझे तुमसे इस किस्म के पागलपने की गुफ्तगू की उम्मीद नहीं थी। क्या तुमने नहीं देखा कि फादर जेकब ने उरू के मुजस्मे को तबाह कर दिया, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम्हारा देवता हमारे मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर होता तो हम सबको तबाह कर देता। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे कबीले के लोग आपे से बाहर हो रहे हैं। तुम उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करो कि हमारी हैसियत क्या है। मैंने बुलंद आवाज़ में कहा। क्या तुम भूल रहे हो कि तुमने खुद इस बात का इकरार किया था कि मैं बेपनाह और लाजवाल कुव्वतों का मालिक हूँ? मैं अब भी यही कहता हूँ, इसलिए कि मेरी नज़रें तुम्हें पहचान गई हैं। लेकिन एक बात और गौर से सुन लो, मैंने उसका जुमला काट कर कहा। जीनी की रूह अपना इंतकाम पूरा करने के बाद आसमानों की जानिब परवास कर गई है, लेकिन जाते जाते उसने मुझे यकीन दिलाया था कि मेरी कुव्वत मुकद्दस औरिगा से भी ज़्यादा है। क्या तुम नहीं देख रहे कि तुम्हारी नज़रों के सामने हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहाँ आज तक तुम्हारे किसी पुजारी ने कदम नहीं रखा?
क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि मुकद्दस ओरिगा ने हमें अपने दरमियान कबूल कर लिया? वापस लौट जाओ बोगा, और अपने कबीले के लोगों को समझाने की कोशिश करो कि हमें छेड़ना उनके लिए तबाही का सबब भी बन सकता है। बोगा ने फौरन ही कोई जवाब न दिया। वो समोरा और मसनूई चेहरे वाले पुजारी से सरगोशियों में कुछ मशवरा कर रहा था। जमाल, कैलाश ने आहिस्ता से कहा, मुझे जेकब का मशवरा मुनासिब लगता है। अगर हम अपनी 3 गोलियां ज़ाया कर दें तो फिर कबीले के दूसरे लोग हमारी तरफ आने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। नहीं कैलाश, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। पहले देखो कि ऊँट किस करवट बैठता है। तुमने इस वक्त फिर किसी जीनी का नाम लिया है, जेकब ने मुझे घूरते हुए कहा। क्या मैं ये समझूं कि तुम लोग मुझे जीनी के बारे में बेखबर रखना चाहते हो? मेरे अजीज दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि कबीले के लोग फादर जेकब को भी मुआफ कर दें। बोगा की आवाज़ उभरी तो जेकब का सवाल टल गया। तुम गलत फहमी का शिकार हो बोगा। इस बार कैलाश ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए संजीदगी से कहा, गौर से मेरी बात सुनो। हम उस गार तक भी हो आए हैं जहां तुम्हारे कहने के मुताबिक मुकद्दस ओरिगा रहता है। हम तुम्हारे देवताओं के अजीम देवता ओरिगा से मुलाकात भी कर चुके हैं। उसने हमें कुछ अरसे तक अपना मेहमान बनाने की पेशकश की थी, जिसे हम कबूल कर चुके हैं। क्या तुम अभी हमें फौरी तौर पर वापस चलने को कहोगे? कैलाश का तीर ठीक निशाने पर लगा। भोगा और उसके साथियों के चेहरे सफेद पड़ गए। वो फटी फटी निगाहों से हमारी तरफ बड़ी अकीदत भरी निगाहों से देख रहे थे। फिर बोगा ने सवाल किया, मुकद्दस ओरिगा से किसने बात की थी? मैं तेजी से बोल पड़ा। क्या हमारे देवता ने हमारे लिए भी कोई पैगाम दिया है? हाँ, मैंने चीख कर जवाब दिया। मुकद्दस ओरिगा को यह बात पसंद नहीं आई कि तुमने साबरी के सिलसिले में मसलहतों के पेश नज़र दरोग गोई से काम लिया। इसी वजह से ओरिगा ने देवता उरू के आरजी और मसनूई मुजस्मे की तबाही पर किसी गम गुस्से का इजहार नहीं किया। क्या तुम यकीन करोगे कि उरू का असली मुजस्मा गार के अंदर मुकद्दस ओरिगा के पास महफूज है? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें दावत देता हूँ, साहिल पर उतर कर मेरे हमरा गार तक चलो। मैं तुम्हें अपनी बात का सबूत पेश कर दूंगा। नहीं, हमें तुम्हारी बात पर एतबार है, बोगा ने बदस्तूर खौफजदा आवाज में कहा। मुझे इल्म है कि तुम बेपनाह कुव्वतों के मालिक हो, इसलिए तुम जो कुछ कह रहे हो वो भी सच होगा। ओरिगा का एक फरमान और गौर से सुन लो, कैलाश गरजदार लहजे में धाड़ते हुए बोला। तुम आइंदा से उसके लिए गोश्त, मछलियां और फल वगैरह की वाफिर मिकदार भीड़ चढ़ाने के लिए लाओगे। इसके अलावा तुम हमारा तमाम सामान भी पहली फुर्सत में यहाँ लाकर किनारे पर छोड़ जाओ। ये तुम्हारे मुकद्दस और अजीम ओरिगा का हुक्म है, और अगर तुमने ये हुक्म ना माना तो 3 रोज के अंदर अंदर उसका कहर कबीले वालों पर आसमानी अताब बनकर नाजिल होगा। तुम्हारे दरमियान ऐसी खतरनाक बीमारियां पैदा होंगी जिनका कोई इलाज तुम्हारे लिए मुमकिन ना होगा। कबीले के लोग एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरेंगे, और तुम्हारा नामो निशान सफ़ाए हस्ती से हरफ गलत की तरह मिट जाएगा। नहीं नहीं, बोगार उसके साथियों के अलग से घुटी घुटी चीखें बुलंद होने लगीं। फिर उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि वो ओरिगा की तरफ से जारी होने वाले फरमान से इनकार नहीं करेंगे। एक बात और कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हारा रवैया हमारे साथ दोस्ताना रहा और तुम ओरिगा के हुक्म की बिला चूं चरा पैरवी करते रहे तो हो सकता है कि हम कुछ अरसे बाद मुकद्दस ओरिगा और देवता उरू से इजाज़त लेकर एक बार फिर तुम्हारे दरमियान वापस आ जाएं। हम बड़ी शिद्दत से उस मुबारक दिन का इंतजार करेंगे। मुकद्दस ओरिगा से कहना कि वो हमारे ऊपर रहम करे। कह दूंगा, लेकिन तुम ओरिगा के हुक्म की तामील में उजरत से काम लेना। साबरी कहाँ है? बोगा ने डरते डरते पूछा। उसे मुकद्दस ओरिगा ने अपनी खिदमत के लिए पसंद कर लिया है, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। फिर कहा, तुम्हारे देवता ने इन कश्तियों को भी गर्क कर दिया जिस पे सवार होकर हम यहाँ तक आए थे। उसका हुक्म है कि तुम भी आइंदा एक वक्त में सिर्फ एक कश्ती इस्तेमाल करोगे। 2 कश्तियों के शोर से तुम्हारे देवता के आराम और सुकून में खलल पड़ता है। हम वही करेंगे जो हमारा मुकद्दस देवता चाहता है, बोगा ने जवाब दिया। फिर वो वापस चले गए। जेकब ने अपने सीने पर सलीब का निशान बनाते हुए कहा, खुदा की पनाह, ऐसा सफेद झूठ, ऐसा खुला हुआ फरेब, आसमानी बाप तुम लोगों को कभी मुआफ नहीं करेगा। बको मत, मोहब्बत और जंग में तमाम हरबे जायज़ होती हैं, कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जेकब बदस्तूर कान को हाथ लगा लगा कर तौबा कर रहा था। बोगर उसके साथी जब कश्ती पर खासी दूर निकल गई तो हम गार के धाने की तरफ पलट आए, जहां साबरी बेचैनी से हमारी मुंतजिर थी। रात का खाना खाने के बाद हम गार के धाने के अंदर की सिमत एक चट्टान पर ही लेट गए ताकि औस से महफूज रह सकें। हमारे पास न बिस्तर था न कंबल, और वो रात खासी सर्द थी। चुनाचे हमने सर्दी से बचने की खातिर कुछ लकड़ियां जमा करके आग रोशन कर ली, फिर सोने के इरादे से लेट गए। साबरी हरचंद के आज़ाद और वैशी माहौल की परवरदा थी, लेकिन हमारे सामने इस वीराने में उसे कुछ हिचकिचाहट और हिजाब महसूस हो रहा था। हमने जो आग रोशन की थी वो सर्दी से बचने की खातिर खासी थी। कैलाश, जेकब ने लेटे लेटे कहा, क्या तुम्हें उम्मीद है कि बोगा और उसके साथी हमारा बाकी सामान वापस कर देंगे? क्या मतलब? कैलाश ने चौंकते हुए जेकब को घूरा। अब तुम्हें अपने कीमती सामान की फिक्र लायक हो रही है, लेकिन इस वक्त जब हम बोगा को शीशे में उतारने की कोशिश कर रहे थे तो तुमने बकवास की थी कि मुकद्दस बाप हमें कभी मुआफ नहीं करेगा। वो जुमला मैंने तुम दोनों की द्रोहगोई के सिलसिले में कहा था। तुम चाहते तो बगैर झूठ बोले भी अपना सामान तलब कर सकते थे।
पहले यही इरादा था, लेकिन तुमने मुझे झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। मैंने कहा, खुदा के गजब से डरो, क्या मैंने तुम दोनों से झूठ बोलने की फरमाइश की थी? तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या साबरी को हम ब्याह कर लाए हैं जो बोगा और उसके कबीले के लोग हमें बाजे गाजे और माँ जहेज के साजो सामान के रुखसत कर दे? तुम फिक्र मत करो जेकब। मैंने इस ख्याल से कि कहीं जेकब को साबरी वाला मजाक कराना गुजरे, जल्दी से कहा, बोगा के देवता भी हमारा तमाम सामान यहाँ तक छोड़कर जाएंगे। तुम भी इस दूर दराज सफर में मेरे लिए बहुत गहरे और पुरस्कार साबित हो रहे हो। जेकब ने संजीदगी से शिकायती अंदाज इख्तियार किया। मैं समझा नहीं। कुछ बातें ऐसी जरूर हैं जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो। मसलन, कैलाश ने पूछा। तुम अपनी चोंच बंद ही रखो, जेकब ने कैलाश से कहा, फिर मुझसे मुखातिब होकर बोला, एक बार तुमने ओरोफिना के जजीरे पर भी जीनी की पुरस्कार ताकत के सिलसिले में टालने की कोशिश की थी, और क्या तुम मुझे बताओगे कि बोगा ने सिर्फ तुमको हमारे मुकाबले में ज्यादा दिलचस्प क्यों कहा था? अपनी अपनी पसंद और इख्तियार की बात है। मैं जेकब के भोलपन में मुस्कुरा दिया। वैसे तुम्हारा असरार यह है तो मैं बोगा से दूसरी बार यह तकाजा जरूर करूंगा कि वह हमारे मुकाबले में तुमको ज्यादा दिलपसंद शख्सियत करार दे। और हकीकत भी यही है कि अगर फादर जेकब की हमाकतें इस सफ़र में हमारे साथ ना होती तो ये समुद्री सफ़र इंतहाई खुश्क और बोर साबित होता। कैलाश बोला, जमाल, क्या तुम इस बात की वजाहत करोगे कि बोगा ने तुम्हारे बारे में ये क्यों कहा था कि तुम बेपनाह और लाजवाल कुव्वतों के मालिक हो? जेकब ने कैलाश के जुमले को यकसन नज़रअंदाज करते हुए संजीदगी से पूछा। भगवान के लिए इस वक्त हमारा दिमाग मत चाटो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें जीने के बारे में बहुत जल्द सब कुछ बता दूंगा, कैलाश ने तेजी से कहा। ठीक है, मैं दोबारा असरार भी नहीं करूंगा, जेकब ने नाखुशगवार लहजे में कहा। फिर अपनी खफगी का इजहार करने की खातिर दूसरी तरफ करवट ले ली। मैं उसकी इस मासूम हरकत पर मुस्कुराए बगैर न रह सका। कुछ देर बाद जेकब के खराटे नशर होने लगे। कैलाश भी जल्द ही नींद की आगोश में पहुंच गया। मैंने साबरी की जानिब निगाह डाली। वो आंखें बंद की और घुटने पेट की जानिब समेटे खामोश पड़ी थी। लेटने का अंदाज बता रहा था कि दिन भर की थकन ने उसे भी दुनिया माफिया से बेखबर कर दिया है। उस रात हमने बारी बारी जागते रहने की ड्यूटी लगाई थी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे थकन के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। एक अजीब सी इस्तराबी कैफियत मुझे बेचैन किए हुए थी। बार बार मेरे जहन में ये ख्याल उभर रहा था कि क्या वाकई दरख्शां भूरी पहाड़ियों के अंदर ही कहीं मौजूद है और बेचैनी से मेरी राह देख रही है। मैं संगलाख चट्टान पर पड़ा, इधर उधर करवटें बदलता रहा। मेरी बेचैनी बढ़ती गई। फिर यकलख्त में हड़बड़ा कर उठ बैठा। रात के सन्नाटे में मुझे कहीं दूर से मधुर मौसीकी की आवाज़ हवा के दोष पर लहराती सुनाई दी तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। फिर मौसीकी की लय पर किसी औरत की सहरखेज और रूह परवर आवाज़ उभरी तो मैं मशीनी अंदाज में उठ खड़ा हुआ। वो नगमा ऐसा दिल गुदास था कि मुझ पर वजद की हालत तारी हो गई। नुस्वानी आवाज़ इतनी शीरीं और ऐसी सुरीली थी कि रगो पैर में समाती जा रही थी। मैं अपनी जगह खामोश खड़ा इस नगमे को सुनता रहा और चकराता रहा। वो आवाज़ किसी एक ही औरत की थी, लेकिन इस तरह चारों सिमत गूंज रही थी कि किसी एक सिमत का तयन करना दुश्वार था। इस नगमे के बोल में ऐसी बेचारगी और आवाज़ में ऐसा सोज और तड़प थी कि मैं डूब कर रह गया। यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो आवाज़ दरख्शां की और वो मुझसे शिकायत कर रही हो। एक बार मैंने सोचा कि इस आवाज़ का ताकुब करूं और देखूं कि वो कौन है जो रात के इस वीरान सन्नाटे में फिजा को अपनी नगमगी से सहरंगेज कर रही है, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। मुझे हैरत है कि दिन भर इलाके में दूर दूर तक घूमने फिरने के बावजूद हमें वहां अपने सिवा कोई और नजर नहीं आया, लेकिन इतनी रात गई एक औरत या लड़की की पुरसोज आवाज़ पूरे इलाके में गूंजती फिर रही थी। मैं अपनी जगह गुमसुम खड़ा नगमे के बोल सुनता रहा। फिर वो आवाज़ आना बंद हो गई। यूं लगा जैसे किसी ने रिकॉर्डर पर से सुई उठा ली हो। मैं बहुत देर तक बेचैनी के आलम में खुले आसमान के नीचे संगलाख चट्टान पर टहलता रहा। फिजा में खून की बढ़ती जा रही थी। मुझे इस बात पर ताजुब हुआ कि दिन भर में भूरी पहाड़ी का वो इलाका जिस कदर गर्म था, रात को उससे कहीं ज़्यादा सर्द। कुछ देर तक मैं सर्दी बर्दाश्त करता रहा, फिर दोबारा अपनी जगह आ गया। इस ख्याल से कि आग बुझने न पाए, मैंने 2-3 खुश्क लकड़ियां अलाव में डाली और लेटकर उस आवाज़ पर गौर करने लगा जिसके मधुर बोल बदस्तूर मेरे कानों में रस खोल रहे थे। मैं इस आवाज़ को वाहमा करार नहीं दे सकता, इसलिए कि मैंने उसे पूरे होशो हवास में सुना था। एक तो बोल इतने खूबसूरत थे कि मेरे दिल पर नक्श होकर रह गए। मेरे ज़हन में जीनी की दास्तान उभर आई। उसने मुझे यही बताया था कि खुद बोगा उसे भूरी पहाड़ियों पर छोड़ गया था, जहाँ घने जंगलात में लातादाद तवीलुल उमर जादूगर रहते थे। उन्हीं जादूगरों ने जीनी को पुरस्कार इल्म की तालीम दी। वो अपने फ़न में यकता थे। जीनी के बयान के मुताबिक वो जब चाहते नजर आते और जब चाहते नज़रों से ओझल हो जाते। जीनी ने खास तौर पर मुझे ये बताया था कि 2 साल तक भूरी पहाड़ी में रहने के बावजूद उसे वहां ना तो कभी कोई मासूम बच्चा नजर आया, ना कोई औरत। फिर वो औरत कौन थी जो इतनी रात गए पुरसोज आवाज में दिल गुदाज नगमा आलाप रही थी, और गाते गाते अचानक उसकी आवाज़ आना बंद क्यों हो गई? मेरी जगह कोई और होता तो शायद इस पुरस्कार मुअम्मे को हल करते हुए उसकी अक्ल खबत हो जाती, या वो दहशत और खौफ से दीवाना होकर पहाड़ियों के दरमियान दौड़ने लगता
और किसी भयानक ढलान से फिसल कर अवधि नींद सो जाता, मगर मुझ पर ऐसी कोई कैफियत तारी नहीं हुई, इसलिए कि मेरे हाथ में मजजूब की अंगूठी मौजूद थी और रबीक का वो अजीबोगरीब तोहफा भी मेरे गले में लटक रहा था जो जीनी ने मुझे दिया था। मुझे इन बेपनाह और लाजवाल कुव्वतों का मुतलिक कोई इल्म नहीं था, जिसका एहसास मुझे सबसे पहले जीनी की पूरी रूह ने दिलाया। जैक्सन ने भी इन्हीं कुव्वतों की जानिब मेरी तवज्जो दिलाई थी, फिर बोगा ने भी इसकी तस्दीक कर दी। मैं कुदरत के मौजों से मुतअद्दिद बार जिंदगी जैसी अजीम नेमत से महरूम होने से बाल बाल बच चुका था। मुमकिन है वो वाक़यात और हादसात जिनसे मैं दो चार हो चुका हूँ मेरे पढ़ने वालों को, सुनने वालों को एक मन गढ़ंत और फर्जी दास्तान लगे, लेकिन जो कुछ मेरे ऊपर गुजर चुकी है मेरा दिल उसका गवाह है। मुझे जीनी के वो आखिरी जुमले भी याद हैं जो उसने सागू और समोरा के मुकाबले के वक्त कहे थे। उसकी पुरस्कार रूह अपना इंतकाम पूरा करने के बाद आसमान की सिमत परवास कर गई थी। अगर वो ज़मीन पर होती तो मेरी उलझन को दूर करने की कोशिश ज़रूर करती। एक मौका पर उसने मुझे ये यकीन भी दिलाया था कि मेरी कुव्वतें अजीम देवताओं से भी ज़्यादा हैं और ये कि मुकद्दस औरिगा मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मैं अपने ख्यालों में गुम होता चला गया। नगमे के सुरीले बोल मेरे जहन में गूंजते रहे। फिर अचानक मुझे यूं लगा जैसे कोई मुझे आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें दे रहा हो। एक दो बार मैंने उसे अपना वहम करार दिया। भूरी पहाड़ियों के उन वीरानों में आधी रात गए भला कौन मुझे मेरे नाम से आवाज़ दे सकता था। लेकिन तीसरी बार जब वो आवाज़ ज़्यादा साफ और वाज़े तौर पर मेरी कुव्वत समाज से टकराई तो मैं आहिस्ता से उठा। नज़र घुमाकर देखा तो एक लम्हे को खौफ की सर्द लहर मेरे वजूद में बिजली के करंट की मानंद दौड़ गई। मुझसे बमुश्किल 20 फुट के फासले पर एक इंसानी हैवला खड़ा था। मैंने अपने दूसरे हाथ से जोर से चुटकी भरी तो अंदाजा हुआ कि मैं ख्वाब नहीं देख रहा। जमाल, मेरे नादान बच्चे, क्या तुम मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे? चौथी बार मुझे मुखातिब किया गया तो मैं खुदा का नाम लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। कौन हो तुम? मैंने पूछा। आहिस्ता बोलो। तुम्हारे साथियों की आंख खुल गई तो मुझे तुम्हारी निगाहों से ओझल होना पड़ेगा। मेरे साथ आओ। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी और अहम बातें करनी है। डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा। इंसानी हैवला जो कद्दो कामत के एतबार से बड़ा कवि हैकल दिखाई देता था, निहायत नरम आवाज़ में बोला। फिर मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर घूमकर साहिल की तरफ कदम उठाने लगा। उसकी आवाज़ में कोई ऐसा सहर ज़रूर मौजूद था जो मैं तमाम एहतियाती तदाबीर को बालाए ताक रखकर उसके पीछे पीछे हो लिया। कुछ देर तक हम खामोशी से आगे पीछे चलते रहे। फिर एक बड़े पत्थर के करीब पहुंचकर वो दोबारा मेरी जानिब पलटा। मेरे और उसके दरमियान इस वक्त भी 20 फुट का फासला बरकरार था। तारीकी के सबब मैं ठीक तौर पर उसके चेहरे के खदोखाल नहीं देख सकता था, लेकिन वो यकीनन मुअम्मर रहा होगा, वरना मेरे बच्चे कहकर मुझे क्यों मुखातिब करता। मेरा दिल चाहा कि आगे बढ़कर उसे करीब से देखूं, लेकिन शायद उसने मेरे दिल का भेद पढ़ लिया था। नहीं सैयदी, तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। जो फासला हमारे दरमियान है उसे बरकरार रहने दो, इसी में खुदा की मसलियत है। इस वीराने में एक पुरस्कार नुमारिद की जुबान से सैयदी और खुदा का नाम सुनकर मुझे हैरत हुई। मैं एक लम्हे को खामोश रहा, फिर मेरे ज़हन में यकलख्त नेक नीयत जिन्नात का तस्वुर उभरा है। अगर जीनी के बयान के मुताबिक वो कोई जादूगर होता तो उसकी ज़ुबान से सैयदी या खुदा के अल्फाज कभी अदा ना होते। तुम दूर अंदेश भी और जहीन भी, लेकिन अफसोस के अपने रास्ते से भटक गई। मेरा अंदाज़ा अगर गलत नहीं तो तुम कोई जिन हो और मैं तुम्हारी जहानत की तारीफ कर चुका हूँ। तुमने अभी कहा था कि मैं अपनी राह से भटक गया हूँ। मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा, क्या तुम मेरी रहनुमाई कर सकते हो? तुम जानते हो सैयदी कि हम वो पोशीदा मखलूक हैं जिन्हें आग से पैदा किया गया। हम आम इंसानों के मुकाबले में ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज होती हैं। अलबत्ता हम में से जो रास्ते से भटक जाए वो ज़िद्दी और शहज़ोर बन जाता है। मेरा दिल गवाही देता है कि वो मुझे जिसकी तलाश है यहीं कहीं मौजूद है। मैंने बिला किसी तमहीद के अपने दिल की बात कह दी। मुझसे बेहद करीब, लेकिन मेरी आंखें उसे देखने से कासिर हैं। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी ज़िद से बाज नहीं आओगे, लेकिन मेरी मानो तो वापस उन्हीं रास्तों की तरफ लौट जाओ जिनसे गुजरकर तुम इस मंजिल तक पहुंचे हो। उन रास्तों पर मेरे लिए करब और अजियतों के सिवा कुछ भी नहीं। मैंने खुलकर कहा, मुझे अपनी रूह, अपनी ज़िंदगी, अपनी दरख्शां की तलाश है। सुनो जमाल, तुमने अपनी जवानी के नशे में बाज़ अहम बातों पर तवज्जो नहीं दी। तुम्हें बार बार संभलने के मौके मिले, लेकिन तुमने सब गंवा दिए और अब तुम एक ऐसे दोराहे पर खड़े हो जहाँ एक तरफ घुप अंधेरा है और दूसरी सिमत मुझे अपनी दरख्शां की तलाश है। मैंने बराह रास्त अंदाज इख्तियार किया। अगर तुम मुझे वो रास्ता दिखा सको जो मुझे दरख्शां तक ले जाए तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। बसूरत दीगर मैं यही कहूँगा कि तुम वक्त ज़ाया कर रहे हो। वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, मैं जानता था जमाल कि तुम जिस रास्ते पर इतना आगे निकल आए हो वहां से तुम्हारी वापसी दुश्वार होगी। दरख्शां, सिर्फ दरख्शां की बात करो। मेरे लहजे में वहशत शामिल हो गई। मैं जानता था कि जिन्नात की कुव्वतों के लिए हर चीज़ मुमकिन होती है। वो यकीनन मेरी मदद कर सकता था। मैं चाहता था कि कबल इसके कि वो मेरी निगाहों से ओझल हो, उससे दरख्शां का पता दरियाफ्त कर लूँ। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है,
उसने नागवार अंदाज में जवाब दिया। तुम जिसकी तलाश में भटक रहे हो उसका अक्स इन्हीं भूरी पहाड़ियों में मौजूद है। मुझे यकीन था कि यही मेरी मंजिल होगी। मैं खुशी से चीख उठा। उसने कहा था कि दरख्शां का अक्स मेरे करीब ही कहीं मौजूद है, लेकिन मैं खुशी में इस कदर सरशार हो गया कि अक्स की तशरीह नहीं दरियाफ्त की। मैं तुम्हारी वक्ती मुसरतों का अंदाजा लगा सकता हूँ सैयदी जमाल। मैं ये भी जानता हूँ कि वक्त की बाग इस वक्त तुम्हारे हाथ में है। तुम जो चाहोगे वही होगा। एक तवील मुद्दत तक तुम मुख्तलिफ हालात में वक्त पर हुकूमत करोगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये बाद में देखा जाएगा, मैंने बहक कर कहा। फिलहाल तुम मुझे मेरी दरख्शां का पता बता दो। क्या वो तुम्हारे सीने दिल में मौजूद नहीं है? मगर मैं उसे ज़ाहिरी हालत में देखना चाहता हूँ, उसे छूना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ। तुम, हाँ सैयदी जमाल, तुम एक फ़रेब मुसलसल का शिकार हो। वक्त ने तुम्हें एक तलिस्म में गिरफ्तार कर रखा है। काश तुम इन बातों को समझ सकते। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुमने मेरी दरख्शां को कभी करीब से नहीं देखा, वरना होशमंदी की बातें न करते। मेरे लहजे में तंज आ गया। जो खूबसूरत और हसीन आगोश के मुतलाशी हों वह हमेशा सिराते मुस्तकीम से भटक जाते हैं। तुम जिस रास्ते पर कदम उठा चुके हो उस पर भी धुंध छाई हुई है। बुरी पहाड़ी का तिलिस्म कदा तुम्हें और गुमराह कर देगा। तुम ताकत का वो अजीम सरचश्मा बन जाओगे जो नाकाबिले शिकस्त होगा। लेकिन वक्त की भी साथ जब अपना रुख पलटेगी तो उस वक्त तुम्हें पछतावों का शिकार होना पड़ेगा, और उस वक्त तुम कानून कुदरत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाओगे। लेकिन मैंने तुमसे दरख्शां का पता दरियाफ्त किया है, मैंने उसकी बात काट कर दुरुस्त अंदाज में तेजी से कहा। तुम बहुत जल्द उस फरेब को हासिल कर लोगे जिसे तुम हकीकत समझ रहे हो, वह हाथ मलते हुए बोला। अफसोस तुम्हें कितने मौके मिले, मगर तुमने सब अपनी दीवानगी में खो दिए। खुदा के एक बरगजीदा बंदे ने तुम्हें जख्मी भी किया, लेकिन तुम उस जख्म की टीस का मफहूम न समझ सके। अपने आशिकाना जुनून में मुब्तला रहे। काश तुम इन बातों को समझ लेते तो कुंदन बन जाते। वह आवाज़ जो कुछ देर पेशतर मेरे कानों में रस खोल रही थी किसकी थी? मैंने उसकी नसीहत आमेज़ बातों से कतराने के लिए गुफ्तगू का रुख बदला। वो इस तिलिस्म कदे की एक भटकती हुई बदरू थी जो अपनी आवाज़ के सहर से तुम्हें उलझा रही थी। लेकिन जीनी ने मुझसे कुछ और कहा था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा था कि यहाँ घने जंगलात में तवील उम्र जादूगर रहती हैं जो शब रोज़ अपने इल्म व अमल में डूबे रहते हैं, मगर उनके दरमियान कोई औरत या बच्चा। जीनी ने तुम्हें जो दास्तान सुनाई है मैं उससे आगे भी बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन तुम्हें सिर्फ दरख्शां का पता चाहिए, क्यों जमाल? इस बार उसकी आवाज़ में तल्खी और तंज की आमेजिश मौजूद थी। हाँ, अगर मुझे उसकी तलाश ना होती तो मैं अपनी जागीर को खैरबाद कहकर इन संगलाख चट्टानों में न भटक रहा होता। मुतमईन रहो, तुम जिस फरेब के मुतलाशी हो वह बहुत जल्द तुम्हें मिल जाएगा। कहाँ है वो मेरा गौहर मकसूद जिसकी तलाश ने मुझे दीवाना बना रखा है? उसी गार के धाने के अंदर जहाँ तुमने अपने साथियों के साथ पड़ाव डाला है। गोया तुम जानते हो कि वो कहाँ है? मैंने इस तराबी लहजे में खुशामद की। मुझ पर रहम करो, मुझे मेरी मंजिल की निशानदेही कर दो। मैं तुम्हारी बेचैनी महसूस कर रहा हूँ, उसने खुश्क आवाज में जवाब दिया। जल्दबाजी से काम मत लो। तुमने जिस रास्ते पर कदम उठाया है वो नेकोकारों की राह नहीं कही जा सकती, इसलिए मैं फिलहाल तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता। अलबत्ता इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि तुम्हारे साथ जो निजस जानवर मौजूद है वही तुम्हारी मंजिल की निशानदेही के लिए तुम्हारा बेहतरीन रफीक साबित होगा। मेरा टॉमी? मैं खुशी से उछल पड़ा। क्या वो जानता है कि मेरी रूह, मेरी जिंदगी कहाँ है? जुनूनी कैफियतों से परहेज की आदत डालो सैयदी जमाल, वो बोला। तुम तो बेहद ज़हीन आदमी हो। क्या तुम्हें इल्म नहीं कि कुत्ते अपने मालिकों की महक पहचानते हैं? ये और बात है कि सूंघने की यही कुव्वत अक्सर इन निजस जानवरों को भी फरेब में मुब्तला कर देती है। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं, मैंने धड़कते हुए दिल से एहतजाज किया। क्या तुम सीधे सादे लहजे में खुलकर गुफ्तगू नहीं कर सकते? जब अकल पर पर्दे और निगाहों के सामने धुंध की चादर पड़ी हो तो इंसान अंधा और बहरा हो जाता है। क्या तुमने सिर्फ यही कहने की गर्ज से मुझे इतनी रात गई तकलीफ दी थी? मैंने तीखे अंदाज में कहा। मैं मजबूर ना होता तो तुम्हें इस वक्त कभी जहमत ना देता, वह तिल मिलाकर कदरे गुस्से से बोला। खुदा के एक बरगजीदा बंदे ने मुझे तुम्हारी निगरानी सौंपी है। गौर से सुनो सैयद जमाल, तुम्हें अगर कभी मेरी ज़रूरत पेश आए तो रफ़ीकी कहकर याद कर लेना। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे किसी काम आ सकूं। रफ़ीकी, ये कैसा नाम है? तुम्हें नाम से क्या गर्ज, महज अपने काम से काम रखो, वो नफरत से बोला। फिर इससे पेशतर कि मैं उससे कुछ और पूछता वो मेरी नज़रों से ओझल हो गया। कुछ देर तक अपनी जगह साकित और जामिद खड़ा मैं रफ़ीकी के बारे में सोचता रहा। वो चौथा शख्स था जिसने मेरी पुरस्रार कुव्वतों की तस्दीक की थी। उसने कहा था कि खुदा के किसी बरगजीदा बंदे ने उसे मेरी निगरानी पर मामूर ना किया होता तो शायद वो मेरे करीब फटकने की भी कोशिश न करता। मजजूब। मेरे ज़हन में उसी दीवाने का तस्वुर उभर आया जिसने सबसे पहले माँ की खबर पर फातिहा पढ़ने के बाद मुझे जख्मी किया था। वो मेरी रहनुमाई करना चाहता था, लेकिन वक्त और हालात ने मुझे इस हद तक उलझा दिया कि मैं उसके इशारे और किनारों में की जाने वाली गुफ्तगू का राज न पा सका। उसने मुतअद्दिद बार मुझे गुमराही से बचाना चाहा, लेकिन मैं भटक चुका था। ठोकरें मेरा मुकद्दर बन चुकी थी।
किस्मत के लिखे के आगे मैं बेबस और लाचार था। फिर जब ओरोफिना में सोकारू और मकाला की खबासतों ने एक कगार के अंदर मुझे कैद कर दिया और मौत मेरे सर पर मंडला रही थी, तो खुदा के उसी बरगजीदा बंदे ने मेरी मदद की। मैंने उस रोज़ हिम्मत करके उसकी उंगली में पड़ी लकड़ी की अंगूठी हासिल कर ली, लेकिन अगर उसे मंजूर ना होता तो शायद मैं वो अंगूठी भी कभी हासिल न कर पाता। और अब उसी खुदा के नेक बंदे ने रफ़ीकी को मेरी निगरानी पर तैनात किया था। मेरे ज़हन में रफ़ीकी के अल्फाज और जुमले गूंज उठे। उसने बड़े वसूख और यकीन के साथ मुझे ताकत का अजीम सरचश्मा कहा था। मैं इन जुमलों के सैर में डूबने लगा। फिर मुझे टॉमी का ख्याल आया। जैक्सन ने भी अपने पुरस्कारूहों के हवाले से उसे हमारा निजात दहिंदा बताया था। रफ़ीकी ने भी बड़ी हकारत से यही बताया था कि टॉमी मेरी मंजिल की निशानदेही में मेरा बेहतरीन राहबर साबित होगा। उसने ये भी कहा कि मेरी दरख्शां उसी गार के धाने के अंदर मौजूद है जहां हमने वक्ती तौर पर बसेरा किया था। दरख्शां के सैरंगेज तस्वुर ने एक बार फिर मुझे गुमराह कर दिया। मैं उसके ख्यालों में डूबा पलटकर गार के धाने तक वापस आ गया। मैंने टॉमी को देखा जो खुले आसमान के नीचे संगलाख चट्टान पर बेखबरी की नींद सो रहा था। कदम उठाता मैं उसके करीब चला गया। घुटनों के बल जमीन पर बैठकर मैंने बेहद प्यार मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा तो यकदम चौंक कर जाग उठा। एक लम्हे को टॉमी की निगाहों में दरिंदगी नमूदार हुई। शायद वो मुझे दुश्मन समझ रहा था, लेकिन मेरे जिस्म की मानूस महक ने उसे फौरन ही सर्द कर दिया। वो आंखें खोले चंद सानिये तक मुझे यूं घूरता रहा जैसे मेरे दिल का अहवाल और मेरी कैफियत का अंदाज़ा लगाना चाहता हो। फिर उसने बड़ी अपनाइयत से ज़ुबान बाहर निकालकर मेरे पाँव चाटने शुरू कर दिए। मुझे टॉमी का अंदाज़ बहुत भला लगा। शायद इसलिए भी मुझे उस पर प्यार आ गया कि वो मेरी मंजिल का पता जानता था और अनकरीब मुझे वहाँ तक पहुँचाने में मेरी मुआवनत करने वाला था। मैं उसके सर पर निहायत शफ़क़त से हाथ फेरने लगा। अब मैं थक गया था। टॉमी के करीब ही लेट गया। शायद मेरी यही औकात थी। दूसरी सुबह कैलाश ने मुझे झिंझोड़कर बेदार किया। मैं आंखें मलता उठा तो मैंने देखा कि सूरज की किरणें गार के धाने के ऊपर वाले छज्जे तक पहुंच चुकी थीं। सावरी और जेकब बेदार हो चुके थे। फिर मेरी नज़र सामान के अंबार पर पड़ी तो मैं हैरत से उछल पड़ा। एक लम्हे को मैं यूं हैरत भरी नज़रों से अपने साजो सामान को देखने लगा जैसे कोई ख्वाब देख रहा हूँ। इतनी हैरत और इस कदर ताजुब से आंखें फाड़े क्या देख रहे हो? जेकब ने टोका तो मैं चौंक पड़ा। ये सामान? बोगा और समोरा खाने और फल वगैरह के नजराने के साथ साथ हमारा तमाम सामान भी घाट वाली चट्टान पर छोड़ गए हैं। कैलाश ने मुझे तफसील से आगाह करते हुए कहा। हमारी कल वाली धौंस ने बोगा और समोरा को बेहद खौफजदा कर रखा है। यूं समझो कि वो हमारे बेदाम गुलाम बन गए हैं और जिस दिन ये गुलाम गद्दारी पर आमादा हो गए उस दिन हमारे ऊपर 14 तबक भी रोशन हो जाएंगे। जेकब ने दबी जुबान में कहा। झूठ और फरेब का तिलिस्म ज्यादा अरसे बरकरार नहीं रहता। मेरा ख्याल है कि पहले साजो सामान को उठाकर धाने के अंदर तरतीब से रख दिया जाए। कैलाश का मशवरा माकूल था। लिहाजा हमने सबसे पहले अपना तमाम सामान गार के धाने के अंदर एक महफूज मुकाम तक पहुंचा दिया। उसके बाद हमने जल्दी जल्दी पैराफिन लैंप तैयार किए जिनकी रोशनी में हम दोबारा गार के अंदर की दुनिया का जायजा ले सकते थे। सावरी एक तकोन नुमा चट्टान की तरफ बैठी नाश्ता तैयार कर रही थी। बोगा की लाई हुई ताज़ा मछलियां बेहद लजीज साबित हुईं। नाश्ते के दौरान जेकब ने चौंकते हुए मुझे मुखातिब किया। अरे हाँ, मैं तुमसे उस मकबरे के बारे में पूछना तो भूल ही गया जो रात तुम्हारे जहन पर सवार था। क्या मतलब? मैंने जेकब को वजाहत तलब नजरों से देखा। फादर जेकब का कहना है कि रात के तीसरे पहर जब यह बेदार हुआ तो तुम टॉमी के गले में हाथ डाले सो रहे थे और ख्वाब की कैफियत में किसी मकबरे का जिक्र कर रहे थे। कैलाश ने दस्तरख्वान से एक ताज़ा सेब उठाते हुए कहा। यह बात कहाँ तक सच है ये जेकब भी बेहतर बता सकता है। मैं झूठ बोलने वाले पर लानत भेजता हूँ, जेकब ने कैलाश को घूरते हुए कहा। जेकब, मैंने संजीदगी से पूछा, क्या तुम उन बातों को दोहरा सकोगे जो ख्वाब की कैफियत में मेरे मुंह से निकल रही थीं? बस यार खोरी अक्सर इंसान को बैठे बैठे ख्वाब देखने पर मजबूर कर देती है। जेकब ने कहना शुरू किया। गुज़िश्ता रात तुम भी इसी कैफियत से दो चार थे। वो यकीनन तुम्हारे बुड़बुड़ाने की आवाज़ ही थी जिसने मुझे बेदार किया। तुम टॉमी की गर्दन में बाहें डाले बड़ी रिक्कत भरी आवाज़ में किसी मकबरे का पता दरियाफ्त कर रहे थे और वो निजस कुत्ता अपनी जुबान से तुम्हारा चेहरा यूं चाट रहा था जैसे तुम्हें तसल्लियां दे रहा हो। और कुछ? मैंने बदस्तूर संजीदगी से पूछा। जेकब की बात सुनने के बाद गुज़िश्ता रात के वाक़यात मेरे जहन में ताज़ा हो गए। मुझे याद था कि रफ़ीकी के गायब होने के बाद मैं टॉमी के करीब जाकर लेट गया और उसके बाद मैंने क्या ख्वाब देखा और टॉमी से क्या बातें हुई मुझे उसका मुतलिक कोई एहसास नहीं। अगर आम हालात में जेकब ने ख्वाब में मेरे बुड़बुड़ाने का जिक्र किया होता तो शायद मैं उसकी बात को मजाक समझकर हंसी में उड़ा देता, मगर टॉमी की ज़ात से मंसूब करके किसी मकबरे का जिक्र मेरे लिए काबिल गौर था। यूं भी जेकब जैसे सादा लो और मजहबी आदमी की ज़ात से किसी द्रोहगोई की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। तुमने मकबरे के साथ एक बार दरख्शां भाभी का नाम भी लिया था। जेकब ने कदरे रुक कर अपना जुमला पूरा किया। प्लीज़ जेकब, मैं दरख्वास्त करूंगा कि तुम एक एक लफ्ज़ तफसील से बयान करते चले जाओ। हो सकता है कि तुम्हारी बातें मेरे लिए कारामद साबित हों।
मैं एक बार फिर यही कहूँगा कि तुम बार बार टॉमी से किसी मकबरे का पता और निशान दरियाफ्त कर रहे थे। तुम्हारा लहजा बेहद खुशामदन और इल्तिजामेज़ था। एक बार तुमने टॉमी को यह बावर कराने की कोशिश भी की थी कि अगर वो किसी ज़मींदोज़ मकबरे तक तुम्हारी राहबरी कर दे तो तुम दरख्शां भाभी को तलाश करने में कामयाब हो जाओगे। शुक्रिया मेरे दोस्त। मैंने जज्बाती अंदाज इख्तियार किया, फिर कैलाश से मुखातिब होकर कहा, मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि उस गार के धाने के अंदर कोई ज़मींदोज़ तहखाना भी ज़रूर मौजूद है, जिसे मैंने ख्वाब की हालत में मकबरे के नाम से मौसूम किया होगा। और उस ज़मींदोज़ तहखाने में दरख्शां भाभी तुम्हारी राह देख रही होंगी। कैलाश ने मेरा मज़ाक उड़ाते हुए कहा, जमाल, क्या तुमने फादर जेकब की बेसरोपा बातों पर यकीन कर लिया? जेकब जवाब में कोई सख्त बात कहने के लिए पलटा, लेकिन मैंने संजीदगी से कहा, कैलाश, मुझे यकीन है कि जेकब ने जो कुछ कहा है वो हकीकत पर मबनी है। क्या मतलब? तुम अभी इन बातों को समझ नहीं सकोगे, मगर वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है जब तुम खुद इन बातों की तस्दीक करने पर मजबूर हो जाओगे जो ख्वाब की हालत में मेरी जुबान से निकली हैं। क्या तुम वाकई ये बात संजीदगी से कह रहे हो? कैलाश ने मुझे ताज्जुब से घूरा। यह अंदाज ऐसा ही था जैसे उसे मेरे सही उल अकल होने पर शुबा हो। मैं संजीदा हूँ माय डियर, मैंने किसी अनजानी मुसरत के एहसास से सरशार होते हुए कहा। तुम यूँ समझ लो कि वो जुमले जो ख्वाब की कैफियत में मेरी जुबान से अदा हुए, वो मेरे लिए दरख्शां को तलाश करने के सिलसिले में गैब भी इशारे हैं। अच्छा हुआ जो जेकब की आंख खुल गई और उसने मेरी जुबान से जो जुमले निकले वो सुन लिए, वरना शायद हमें अपनी मंजिल के सुराग में एक अरसे तक भटकना पड़ता। ये तुम्हारा वहम है मेरे अजीज, जेकब ने मुझे नरम लहजे में समझाने की कोशिश की। दरख्शां भाभी को दोबारा पा लेने का तसव्वुर तुम्हारे जहन में दीवानगी की हद तक मौजूद है, इसलिए गार के अंदर नजर आने वाले पुरस्कार माहौल ने उस दरीना तसव्वुर को कुव्वत पहुंचाने में मदद की और तुम, हो सकता है तुम दुरुस्त तो सोच रहे हो। मैंने बात को ख़त्म करने की खातिर जल्दी से कहा, फिर नाश्ता करने में मशगूल हो गया। जमाल, कैलाश ने बदस्तूर संजीदगी से कहा, मेरा ख्याल है कि तुम्हारे ज़हन को शदीद आराम की ज़रूरत है, और इसी ख्याल के पेश नज़र मैं बहसीयत एक सर्जन के तुम्हें यह दोस्ताना मशवरा दूंगा कि 2-4 रोज़ तक तुम अपने जहन को तमाम परागंदा ख्यालात की कैद से मुकम्मल आज़ाद करके सिर्फ आराम करो। दूसरी सूरत में मुझे क्या खतरा लायक हो सकता है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम मेरे कीमती मशवरे को मजाक में टालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यकीन करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें तुम्हारी मौजूदा जहनी कैफियत के पेश नज़र बेहद नेक और मुफीद मशवरा दे रहा हूँ। ख्वाब की बातों पर इस कदर संजीदगी से गौर करना भी मेरे नज़दीक हमाकत से कम नहीं। जेकब ने कैलाश की संजीदा गुफ्तगू से उकताए हुए बेपरवाही से कहा, मैंने बुजुर्गों की जुबान से भी सुन रखा है कि ख्वाब की ताबीर अक्सर उल्टी साबित होती है, और बुजुर्गों के इसी कौल के मुताबिक अब तुम गालिबन किसी ज़मीन दोस्त तहखाने की बजाय गार के अंदर किसी ऐसे सुराख को तलाश करोगे जो छत पर आसमान की जानिब खुलता हो। मेरे लिए क्या मशवरा है? जेकब ने कहा। तुम्हारी इस बात पर हंसूं या आंसू बहाना शुरू कर दूं? जवाब में कैलाश ने बड़ी खूंखार नज़रों से जेकब को देखा। कोई जवाब बनना पड़ा तो उसने खामोशी ही बेहतर समझी। नाश्ते से फारिग होकर मैंने गार के अंदर चलने का इरादा जाहिर किया तो कैलाश ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर मेरे असरार के आगे हाथ डालकर आमादा हो गया। मैंने अजराह इखलाक साबरी को भी साथ चलने की पेशकश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया और सामान के करीब रहने को ज़्यादा तरजीह दी। मेरे मुकाबले में टॉमी को गार के अंदर जाने का ज़्यादा इश्तियाक मालूम होता था, इसलिए कि वो हम सबसे आगे आगे था। उस दिन हम चूंकि सूरज तुलू होने के बाद गार में दाखिल हुए, इसलिए हमें तारीकी का एहसास नहीं हुआ। सूरज की रोशनी बराह रास्त गार के धाने से अंदर जा रही थी, जिसे देवता उरू का मुजस्मा हमें दूर ही से चमकता नजर आ गया। हवाई मशीन के तीनों ढांचे भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन उरू का देवकामत मुजस्मा ज़्यादा वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। हमने सूरज की रोशनी में मुजस्मे को एक बार फिर गौर से देखा। वह दूर होने के बावजूद हूबहू उरू के उस बुत से मुशाबा था जो हम औरफीना पर देख चुके थे और जिसकी तबाही ने हमें भूरी पहाड़ी तक पहुंचा दिया था। मेरा ख्याल है कि गार का धाना इसी ख्याल से मशरिक की सिमत बनाया गया है कि सुबह को पूजा करने वालों को अपने देवता का दर्शन दूर ही से हो जाए। कैलाश ने अपने ख्याल का इजहार किया तो जेकब ने जल्दी से कहा, मुझे इस वक्त दरिया नील के किनारे वाक़ वो गार याद आ गया जिसमें अबू सुंबल के मंदिरात में 3 बुत रखे हुए हैं। क्या तुम ये बताना चाह रहे हो कि तुमने भी मजहब की आड़ लेकर एक मुबल्लिग की हैसियत से थोड़ी बहुत स्याही कर रखी है? मैं तुम्हारे ख्याल की तरदीद नहीं करूंगा, लेकिन इस बात पर अफसोस का इजहार अपने ऊपर फ़र्ज समझता हूँ कि मैंने पूरे कुर्रे अर्ज़ पर तुम्हारे जैसा अहमक और नामाकूल सर्जन कहीं नहीं देखा। क्या इस बात का फैसला तुमने आईने में अपनी सूरत देखने के बाद किया था? कैलाश ने ये जुमला इस कदर मासूमियत से कहा कि खुद जेकब भी मुस्कुराने लगा। अभी हम गार के अंदर ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि टॉमी उछलकर देवता उरू के मुजस्मे की जानिब लपका और जस्त लगाते हुए चबूतरे वाली आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर रुक गया। फिर उसने ठीक उसी जगह अपने पंजे मारने शुरू कर दिए जहां गुज़िश्ता रोज़ हमने उसे ऐसी ही हरकत करते देखा था। जेकब और कैलाश भी टॉमी की इस हरकत को बगौर देखने लगे। ये तुम्हारा टॉमी क्या हरकत कर रहा है? जेकब बोला।
कल भी वो मुजस्मे की सी सीढ़ी पर गैर मामूली दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहा था। आओ देखते हैं, कैलाश ने संजीदगी से कहा। हम खामोशी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे तो टॉमी बदस्तूर सीढ़ी के जोड़ को बार बार खुरचने और उस पर मुंह लगाकर कुछ सूंघने की कोशिशों में मशगूल था। हमने नीचे झुककर उस जगह का बगौर जायजा लिया जहां टॉमी की दिलचस्पी हर लम्हा बढ़ती जा रही थी। बज़ाहिर हमें वहां कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसे हम टॉमी की जुनूनी कैफियत का मकसद समझ सकते। अलबत्ता टॉमी के बार बार नोकीले पंजे मारने से सीढ़ी की बुनियाद पर कुछ खराशें जरूर दिखाई दे रही थीं। मैं कुछ देर तक खामोश खड़ा टॉमी की दीवानगी महसूस करता रहा। फिर किसी फौरी ख्याल के तहत मैंने टॉमी के गले का पट्टा थामकर उसे कैलाश के हवाले किया और खुद कुशादा सीढ़ी पर उल्टा लेटकर उस जगह नाक लगा दी जहां टॉमी बार बार पंजे मार रहा था। दूसरे ही लम्हे मेरी रगों में दौड़ते हुए खून की गर्दिश तेज हो गई। जिस जगह टॉमी बार बार सूंघने की कोशिशों में मसरूफ था वहां से अजीब किस्म की हल्की और भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे संदल या गुलाब का इत्र महक रहा हो। मैं कुछ देर इस खुशबू को महसूस करता रहा। फिर मैंने कुर्बो जुबार की दूसरी जगहों पर सूंघने की कोशिश की लेकिन वैसी खुशबू नहीं आई। मैंने जानवरों को इंसानों जैसी हरकतें करते बार बार देखा है, लेकिन आज पहली बार एक पढ़े लिखे और समझदार इंसान को जानवरों जैसी हरकत करते देख रहा हूँ। जेकब ने मेरी हरकत पर तनकीद करते हुए कहा। मैंने जेकब की बात पर कोई तवज्जो नहीं दी। एक बार फिर नाक उसी जगह लगा दी जहां से खुशबू आ रही थी। मेरे जहन में एक ख्याल बड़ी तेजी से उभरा। कहीं वो ज़मीन दोस्त तहखाना या मकबरा उसी मुजस्मे के नीचे तो नहीं जिसका जिक्र मैं ख्वाब की हालत में टॉमी से कर रहा था। और मेरी दरख्शां। क्या बात है जमाल? कैलाश ने नीचे झुकते हुए संजीदगी से पूछा। तुम इतनी तवज्जो से क्या तलाश करते फिर रहे हो? वही ज़मीन दोस्त मकबरा जो जमाल के ख्वाबों में उभरा था। जेकब ने वो जुमला महज मेरा मजाक उड़ाने की खातिर कहा, लेकिन अपने जहन में उभरने वाले ख्याल की तस्दीक जेकब की जुबानी हो जाने के बाद मेरे दिल की धड़कनें गैर मामूली तौर पर तेज हो गईं। मैं कपड़े झाड़ता हुआ उठा तो कैलाश ने पुरतशवीश लहजे में मेरे चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा। भगवान के लिए जमाल, मुझे बताओ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। जहां तक मेरी तशखीस है तुम इस वक्त हाई ब्लड प्रेशर के शदीद दौरे से दो चार हो। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैंने दीदा व दानिस्ता तेज तेज सांस लेते हुए जवाब दिया। मुझे अपना दम घुटता महसूस हो रहा है। यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरे दिमाग की तमाम नसें फट जाएंगी। जेकब जल्दी करो, जमाल को संभालो, इसे फौरी तिब्बी इमदाद की शदीद ज़रूरत है। कैलाश ने तेजी से कहा। फिर उसने मेरे मना करने के बावजूद मुझे अपने कंधे पर डाला और सीढ़ियां उतरने लगा। जेकब भी बौखलाए हुए अंदाज में बार बार मेरी कमर सहला रहा था। ना जाने क्यों मैंने उस वक्त जो कुछ महसूस किया और सीढ़ियों से फूटने वाली खुशबू के बारे में जो सोचा वो मैं अपने साथियों से छुपाना चाह रहा था। शायद इसलिए कि मैं फिर किसी वक्त तन्हा अपने ख्यालात की तस्दीक करने का ख्वाहिशमंद था। कैलाश के कंधे पर झूलते हुए मैंने आखिरी बार देवता गुरु के मुजस्मे पर नजर डाली तो टॉमी बदस्तूर वहां मौजूद था। मेरे ज़हन में रफ़ीकी का जुमला सदाए बाज़गश्त बनकर गूंजने लगा। तुम्हारे साथ जो निजस जानवर मौजूद है वही तुम्हारी मंजिल की निशानदेही के लिए तुम्हारा बेहतरीन रफ़ीक साबित होगा। वो मेरे करीब बैठी बड़े दिल आवेज़ अंदाज में मुस्कुरा रही थी। मैं पलकों में झिरी किए उसे देखता रहा। आज वो खिलाफ तवक्को बेहद मसरूर नजर आ रही थी। उसकी गुलाबी चेहरे पर दुनिया जहान की खुशियां रक्स कर रही थीं। एक तवील अरसे बाद मैंने उसे इतना खुश देखा, यूं लगता था जैसे उसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। टिकटिकी बांधे वो मेरे चेहरे को तकती रही। उसके अंदाज से प्यार टपक रहा था। उसके बदन की महक मेरे दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रही थी। मैंने आंखें खोलने की कोशिश नहीं की, यूं ही लेटा रहा जैसे मुझे उसकी आमद की कोई इतला ना हो, जैसे मैं उसके कुर्ब से बेखबर हूं। मैंने जानबूझकर उसे जागने का एहसास नहीं होने दिया। मुबादा कि वो उठकर मुझसे दूर चली जाती और मुझे वक्त और हालात के नशेब व फराज समझाने बैठ जाती, इंतजार का मशवरा देती। जमाल। कुछ देर बाद दरख्शां के होंठों को खफीफ सी जुम्बिश हुई तो मेरे कानों में जलतरंग बज उठे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। पलकों की मामूली सी झिरी से उसकी मुसरतों का जायजा लेता रहा। आज कोई बात जरूर थी जो वो किसी ताज़ा खिले गुलाब की मानंद शगुफ्ता और शादाब नजर आ रही थी। मेरा दिल चाहा कि वो लम्हे हमेशा के लिए साकित हो जाएं, वक्त की रफ्तार एक ही मुकाम पर थम जाए। वो इस अंदाज में मेरे करीब बैठी अपने तबस्सुम के जलवे बखेरती रहे, अपने हुस्न का जादू जगाती रहे और मैं इसी वालिहाना अंदाज में उसे पलकें झपकाए बगैर देखता रहूं, उसके कुंदन जैसे जिस्म को तकता रहूं। उसके कुर्ब का एहसास कभी ख़त्म ना हो। वह हमेशा यूं ही मेरे करीब बैठी मुस्कुराती रहे और मैं। अचानक दरख्शां की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैं जानती हूँ जमाल, तुम सो नहीं रहे, जाग रहे हो। दरख्शां ने एक शौक तबस्सुम अपने गुदाज होंठों पर बिखेरते हुए कहा। ऐसी भी क्या बेमुरव्वती, मैं कितनी देर से तुम्हारे करीब बैठी हूँ और तुम आंखें मूंदे मुझे दसदीदा निगाहों से देखते जा रहे हो। दरख्शां। मैंने आंखें खोल दी। नशे की हालत से सरशार बोला, मेरी रूह मेरी जिंदगी। आज मैं बहुत खुश हूँ जमाल, मेरा अंग अंग खुशियों से नाच रहा है। मैं महसूस कर रहा हूँ। तुमने इसकी वजह दरियाफ्त नहीं की। मैं तुम्हारी मुसरतों में मखल नहीं होना चाहता था।
मैंने उसके हुरैरी लिबास पर नज़र दौड़ाते हुए कहा, फिर जल्दी से बात बनाते हुए बोला, मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें मुखातिब किया तो तुम हमेशा की तरह कतरा कर मुझसे दूर चली जाओगी। तुम्हारे अंदेशे अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उसने नशे में भरपूर निगाहों से मुझे मदहोश करते हुए कहा, अब हमारी जुदाई की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। अब हम एक दूसरे को छू सकेंगे, दिल खोलकर बातें करेंगे। और वो कुछ कहते कहते रुक गई। हया की सुर्खी फूटकर चेहरे पर तेजी से फैली तो उसने शर्मा कर नजरें नीची कर ली। मैंने उसकी बात का मफहूम समझते हुए उसे छेड़ा, और वो तिश्ना काम अरमान भी पूरे हो जाएंगे जो एक मुद्दत से हमारे सीने की गहराइयों में घुट रहे हैं। आहिस्ता बोलो जमाल, कोई सुन ना ले, उसने शर्माते हुए कहा। यहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा और कौन है? तुम्हारे साथी जिन्होंने कदम कदम पर तुम्हारा साथ दिया है, वो खला में घूरते हुए बोली। कैलाश की आदत आज तक वैसी ही है, और जेकब भी तो बिल्कुल नहीं बदला। बिल्कुल मासूम बच्चों की तरह जरा जरा सी बात पर रूठ जाता है। वो मेरे हमदर्द, मेरे दोस्त और मेरे जानिसार हैं, और अगर वो मेरे साथ ना होते तो मैं अपनी मंजिल का निशान कभी ना तलाश कर सकता। मुझे तुमसे एक शिकायत है जमाल। वो यकदम संजीदा हो गई। तुमने मंजिल पर पहुंचकर अपने दोस्तों को अपनी खुशी में शरीक करने से गुरेज क्यों किया? दरख्शां, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या तुम उसी मुजस्मे के नीचे किसी ज़मीन दोस्त तहखाने में महबूस हो, जहां टॉमी की दिलचस्पियां जुनून की हद से दो चार होने लगती हैं? वो हमारा वफादार कुत्ता है जमाल, उसका ख्याल रखना। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने नरम लहजे में शिकायत की। मुझे अफसोस है जमाल कि तुम्हारी रहनुमाई उस वक्त तक मेरे इख्तियार से बाहर है, जब तक तुम आज खुद मुझे एक तवील नींद से बेदार नहीं कर लेते। वो मलोल सी हो गई। अलबत्ता मैं तुम्हें इतना यकीन ज़रूर दिला सकती हूँ कि अब हमारा दरमियानी फासला बहुत तेज़ी से घट रहा है। बहुत जल्द हम एक दूसरे को पालेंगे। क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने साथियों को बता दूं कि मेरी मंजिल मुझे मिल गई है? मैंने उसे टटोलने की कोशिश की। वो तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे राजदार हैं जमाल। तुम्हारी खातिर उन्होंने मुसीबतें उठाई हैं, सोबतें झेली हैं, फिर उनसे क्या पर्दा? दरख्शां ने मोहतात लहजे में जवाब दिया। वो तुम्हारे काम आए हैं, और क्या जबकि मुझे हासिल करने के बाद भी तुम्हें उनकी ज़रूरत पड़े। दरख्शां, तुमने कहा था कि तुम तवील नींद से दो चार हो। हाँ जमाल, मौत एक अब्दी नींद ही का दूसरा नाम है। जब तक तुम मुझे इस नींद से नहीं जगाओगे, हमारा मिलाप। वो कहते कहते यकलख्त खामोश हो गई। जाने कि उसके चेहरे पर मुसर्रतों की जगह खौफ के गहरे बादल मंडलाने लगे। उसकी खुमार आलूद आंखों में तशवीश के आसार झलके तो मैं तड़प उठा। दरख्शां, मैंने उसे जोर से आवाज़ दी, मुझे बताओ मेरी जिंदगी, कि तुम अचानक हंसते बोलते खौफ और हरास की कैफियतों से क्यों दो चार हो जाती हो? जमाल, उसने तेजी से सरगोशी की। तुमने कैलाश को अंधेरे में रखने की खातिर जो झूठ बोला था वो तुम्हें बहुत महंगा पड़ गया। मैं समझा नहीं। मैंने ताज्जुब से उसे घूरा। कैलाश ने तुम्हारे जहन को पुरसुकून रखने की खातिर नींद का इंजेक्शन लगा दिया था, और तुम्हारी सी गफलत ने दुश्मनों को एक मौका फराहम कर दिया। दुश्मन? मैं चौंका। ये तुम क्या कह रही हो? मैं जा रही हूं जमाल, ज्यादा देर नहीं ठहर सकती। मैं उसे आवाज़ें देता रहा, लेकिन जैसे मेरी आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी, या वो जानबूझकर मेरी दीवानगी को नज़रअंदाज कर रही थी। मैं हलक फाड़ कर चिल्लाता रहा। वो तेज तेज कदम उठाती आगे बढ़ती रही, फिर मेरी निगाहों से ओझल हो गई। मैं तड़प कर रह गया। उसकी बातें मेरे जहन में गूंज रही थीं। वो मुझे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन बता ना सकी। हमारे दुश्मन एक बार फिर हमारे दरमियान हायल हो गए थे। मैं इन बातों पर गौर करता रहा। उसके आखिरी जुमले की रोशनी में मैंने अपने जहन को कुरीदा तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता गुजरी हुई बातें याद आने लगीं। ज़मींदोज़ मकबरे के ख्याल ने उरू के देव कामत मुजस्मे की आखिरी सीढ़ी पर मुझे दीवानगी की हालत से दो चार कर दिया था। अगर मैं तन्हा होता तो उसी वक्त वो रास्ता तलाश करने की कोशिश करता जो मुझे दरख्शां तक पहुंचा देता। रफ़ीकी की पेशन गोई और टॉमी की हरकतों ने मेरी वहशतों में इजाफा कर दिया। फिर ना जाने क्यों मेरे जहन में एक ख्याल उभर आया कि मैं दरख्शां के सिलसिले में अपने साथियों को अपना हमराज ना बनाऊं। वो मेरी हमाकत थी जो गालबन मुझसे दीवानगी की हालत में सरजद हो गई। मुझे एक एक बात तरतीबवार याद आती गई। कैलाश और जेकब मुझे कार के धाने से वापस ले आए थे। साबरी मेरी कैफियत देखकर परेशान हो गई। कैलाश ने उसे तसल्ली दी कि ऐसी कोई बात नहीं जिस पर किसी परेशानी या तशवीश का इजहार किया जा सके। वक्ती तौर पर मेरी हालत बिगड़ गई थी, जो आराम करने के बाद ठीक हो सकती थी। फिर कैलाश ने मना करने के बावजूद मुझे नींद का इंजेक्शन लगा दिया। मुझे अपने ही किए की सज़ा मिल रही थी। मैंने कैलाश से ज़्यादा असरार नहीं किया, खामोशी से इंजेक्शन लगवाया। मुझे खौफ था कि अगर मेरे साथियों को इल्म हो गया कि मैंने उनसे एक अहम बात पोशीदा रखने की कोशिश की है, तो वो यकीनन मुझसे खफा हो जाएंगे। बहरहाल मैंने तय कर लिया था कि नींद से बेदार होने के बाद मैं कैलाश को अपने ख्यालात से ज़रूर आगाह कर दूंगा, और ये समझाऊंगा कि जेकब की मौजूदगी में मैंने ज़ुबान खोलना इसलिए मुनासिब नहीं समझा कि नाकामी की सूरत में वो हमारा नातका बंद कर देता। इससे पेशतर भी कुछ ऐसी बातें हुई थीं जो मैंने सिर्फ कैलाश को बताई थीं। जेकब के फरिश्तों को भी उनका इल्म नहीं हो सका था।